लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द नवांश चार्ट और आज हम थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन करेंगे। पहले जैसे मैंने कहा था कि नवांश चार्ट से हम इष्ट देवता के बारे में भी मालूम करते हैं, तो वही हम देखेंगे कि हम नवांश चार्ट से इष्ट देवता इंडिविजुअल के बारे में कैसे हम निकालते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा कि हर रिलेशन का एक कारक होता है प्लैनेट, जो पराशर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है, और वो फिक्स्ड कारक हैं कि उनकी पोजीशन जो है चेंज नहीं होती। जैसे सन है, सूर्य है, ये फादर का कारक होता है सन। मून है, मदर का कारक होता है। मार्स है, आपके जो सिबलिंग है या जो कोबॉर्न है उनका कारक है, यंगर कोबॉर्न का। मरकरी है आपके मैटरनल एंड पैटर्नल अंकल एंड आंट्स, उनका कारक है। जुपिटर जो है वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का कारक होता है, और फीमेल के केस में हस्बैंड का कारक है, और चिल्ड्रन का भी, बच्चों का भी कारक है। वीनस है, मेल के केस में वाइफ का कारक होता है, फादर एंड मदर इन लॉ का कारक होता है, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का कारक होता है। सैटर्न है, वो सन्स का कारक है, बच्चों बेटों का कारक है। केतु है दादी एंड नानी की, दोनों जो फीमेल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पैटर्नल मैटरनल, उनका कारक होता है। और राहु जो है वो मेल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा नाना या पैटर्नल एंड मैटरनल मेल ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये फिक्स्ड है पराशर सिस्टम में कि इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। जब भी हम फादर की पोजीशन देखते हैं तो सन को ही देखते हैं, मदर की पोजीशन देखते हैं तो मून को ही देखते हैं। लेकिन जो जेमिनी सिस्टम है, इट्स अनदर सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी में जैसे कहा कि मेन सिस्टम तो पराशर सिस्टम है जो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ सिस्टम हैं, जैसे अभी मैंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात की, ऐसे ही एक अष्टक वर्गा सिस्टम है, ऐसे ही एक लघु पराशरी सिस्टम है, या और भी कुछ सिस्टम है, ताजिक सिस्टम है। तो उनको हम यूज करते हैं एज एन एडिशनल टूल। हम उनको पराशर सिस्टम से रिप्लेस नहीं करते हैं, बट उनकी हम हेल्प लेते हैं टू मेक आवर प्रेडिक्शंस मोर एक्यूरेट। तो ऐसे ही एक जेमिनी सिस्टम है जिसका कि हम काफी इस्तेमाल भी करते हैं। और जेमिनी सिस्टम में जो कारक होते हैं वो उनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। वो कहते हैं कि वहां पर चर कारक होते हैं, मूविंग कारक होते हैं, और कारक जो डिसाइड होता है वो प्लैनेट की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पर जो कारक बताए गए जेमिनी सिस्टम में, वो 8 कारक होते हैं। उनको हम 8 चर कारक हम बोलते हैं कि वो फिक्स्ड नहीं है और हर हॉरोस्कोप में अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर 8 चर कारक में हम 7 तो जो प्लैनेट हम लोगों ने देखे मून से लेके सैटर्न तक, और उसके अलावा जो है एक राहु को भी हम कंसिडर करते हैं। तो ये 8 हम कारक कंसिडर करते हैं। और कारक हम कैसे कंसिडर करते हैं? कारक डिपेंड करता है कि उस प्लैनेट की डिग्री कितनी है आपके हॉरोस्कोप में, और जो डिग्री सबसे ज्यादा होती है जिस प्लैनेट की, और बाकी प्लैनेट का तो हम डायरेक्ट देखते ही हैं, लेकिन जहां तक राहु का सवाल है, राहु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में मूव करता है। तो राहु की डिग्री काउंट करने के लिए जो भी आपके हॉरोस्कोप में डिग्री है राहु की, उसको हम 30 में से माइनस कर देते हैं। देन वी कंसिडर द डिग्री ऑफ राहु फॉर दिस पर्पस, फॉर डिसाइडिंग द चर कारकस। तो इसलिए हम जो 7वें प्लैनेट की डिग्री है उसको कंसिडर करेंगे, और राहु का जहां तक सवाल है जो भी डिग्री है आपके हॉरोस्कोप में उसमें से उसको 30 में से माइनस करके फिर हम उसको कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से हमको 8वें प्लैनेट की डिग्री का पता हो जाता है। और जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होती है, जिस प्लैनेट की डिग्री
सबसे ज्यादा होती है वो आपके हॉरोस्कोप में आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है। जैसे कि सन आत्मकारक है, पराशर सिस्टम में परमानेंट है, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जिस प्लैनेट की भी डिग्री सबसे ज्यादा है आपके हॉरोस्कोप में, दैट प्लैनेट बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट। और जो नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री होती है उसको हम अमात्य कारक बोलते हैं। अमात्य मीन्स होता है कि सम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द गवर्नमेंट, या हम कहेंगे कि इज कनेक्टेड विद द प्रोफेशन एंड द वेल्थ ऑफ द नेटिव एक्चुअली। और उससे कम डिग्री वाले को हम भ्रातृ कारक बोलते हैं, भाइयों का कारक बोलते हैं। उससे कम डिग्री वाले को मातृ कारक बोलते हैं, मदर का कारक बोलते हैं। उससे कम डिग्री वाले को पितृ कारक या फादर का कारक बोलते हैं। उससे कम डिग्री वाले को बच्चे का कारक बोलते हैं। उससे कम डिग्री वाले को न्याति, न्याति मीन्स की जो रिलेटिव्स होते हैं उनका कारक होता है। और उससे जो सबसे कम डिग्री होती है जिस प्लैनेट की, वो दारा कारक बन जाता है, मतलब कारका फॉर द स्पाउस। तो यहाँ पर जो चीज है कि जो प्लैनेट जिसकी डिग्री हाईएस्ट है, तो दैट बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट इन द बर्थ चार्ट। उसी को हम कंसिडर करेंगे इष्ट देवता निकालने के लिए, कि हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि जो प्लैनेट आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है किसी एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में। और उस प्लैनेट की हम पोजीशन देखते हैं नवांश चार्ट में। जो भी आत्मकारक प्लैनेट होता है उसकी हम पोजीशन देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि नवांश चार्ट कैसे बनाया जाता है, तो आत्मकारक प्लैनेट की पोजीशन आपको नवांश चार्ट में देखनी है। नवांश चार्ट में किस राशि में वो आत्मकारक प्लैनेट प्लेस्ड है, नवांश चार्ट में किस राशि में वो आत्मकारक प्लैनेट प्लेस्ड है, उस राशि को हम कारकांश के नाम से जानते हैं। उस राशि को हम कहते हैं कारकांश। कि आपने पहले आत्मकारक प्लैनेट निकाला, और आत्मकारक प्लैनेट जिस प्लैनेट की डिग्री हाईएस्ट है, और राहु की डिग्री आपको रिवर्स किया या 30 में से माइनस किया। उसके बाद नवांश चार्ट बनाया, और नवांश चार्ट में देखा कि आत्मकारक की प्लैनेट की पोजीशन किस राशि में है। और जो नवांश की राशि है आत्मकारक प्लैनेट की, उसको हम कारकांश कहते हैं। और कारकांश ही डिसाइड करता है अबाउट द इष्ट देवता। और कारकांश से जो 12th हाउस होता है नवांश चार्ट में, कारकांश से जो 12th हाउस है नवांश चार्ट में, उसको हम कहते हैं जीवन मुक्तांश, जीवन की मुक्ति, एमांसिपेशन ऑफ सोल। और इस जो जीवन मुक्तांश है, दैट बिकम्स द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। कि नवांश चार्ट आपने बनाया, नवांश चार्ट में देखा कि आत्मकारक प्लैनेट किस साइन में है, और उस साइन से 12th हाउस को हमने कंसिडर किया, which is the house for emancipation of the soul, and that house will the decider of the इष्ट देवता। अब जो 12th हाउस है कारकांश से, जहां आत्मकारक प्लैनेट प्लेस्ड है, उससे 12th हाउस को हम कंसिडर कर रहे हैं। अब उसमें 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है कि उस हाउस में मान लीजिए कि एक प्लैनेट प्लेस्ड है, एक ही प्लैनेट प्लेस्ड है, तो नेचुरली दैट प्लैनेट विल डिसाइड द इष्ट देवता। अगर एक से ज्यादा प्लैनेट प्लेस्ड है, उस साइन में अगर एक से ज्यादा प्लैनेट प्लेस्ड है, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है आउट ऑफ दोज प्लैनेट्स, दैट विल डिसाइड द इष्ट देवता। और अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट ही प्लेस्ड नहीं है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जो कारकांश जो 12th हाउस है, वहां पर कोई प्लैनेट का प्लेसमेंट ही नहीं है, तो उस साइन का लॉर्ड वो इष्ट देवता को डिसाइड करेगा। तो इन तीनों सिचुएशन में कि एक प्लैनेट प्लेस्ड है तो स्ट्रेट अवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्लैनेट इष्ट देवता डिसाइड करेगा। अगर एक से ज्यादा प्लैनेट प्लेस्ड है तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा वो इष्ट देवता को डिसाइड करेगा। और अगर कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है उस साइन में, देन यू हैव टू टेक द लॉर्ड ऑफ दैट साइन, और जो भी लॉर्ड होगा वो आपके इष्ट देवता को डिसाइड करेगा। सर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, सर इस केस में अगर एक से ज्यादा प्लैनेट्स हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट हम वही स्ट्रेंथ्स देख के डिसाइड करेंगे। हाँ, उसकी हम स्ट्रेंथ देखेंगे, षडबल देखेंगे, रूपास षडबल, अच्छा, या लग्न चार्ट में, और जो भी आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्गर है आउट ऑफ 2 3 या स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
क्वेश्चन ये आता है कि हम मेल डीटी की पूजा करें या फीमेल डीटी की पूजा करें। कभी लोग मेल डीटी की करते हैं, कुछ लोग फीमेल डीटी की करते हैं। बट हम जब इष्ट देवता निकाल रहे हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट फॉर्म कि मेल होगा, फीमेल होगा, क्या रूप होगा, क्या पोजीशन होगी, ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसमें कहा गया कि जो आपने प्लैनेट चूज किया, इफ दैट इज ए मेल प्लैनेट, मेल प्लैनेट कौन से होते हैं? सन, मार्स एंड जुपिटर। और इस पर्पस के लिए आप मरकरी को भी मेल प्लैनेट मान सकते हैं। और जो फीमेल प्लैनेट है मून, वीनस और यहाँ पर सैटर्न हो जाएगा फीमेल प्लैनेट। तो ये जो प्लैनेट चूज किया, अगर वो मेल प्लैनेट है तो आपको मेल डीटी की पूजा करनी चाहिए। अगर ये प्लैनेट फीमेल प्लैनेट है तो फीमेल डीटी की आपको पूजा करनी चाहिए। तो ये डिसाइड हो गया यहाँ पर कि मेल डीटी होगा या फीमेल डीटी होगा। अब देखते हैं कि जो भी देवी देवताएं हैं। सर, व्हाट अबाउट राहु केतु? क्या चीज? In place the planet placed is Rahu. हाँ, तो राहु विल डिसाइड। और राहु का जैसे मैंने कहा कि जो इस पर्टिकुलर केस में राहु एक्ट लाइक शनि एंड केतु एक्ट लाइक मार्स एक्चुअली। तो केतु को मेल मानेंगे और राहु को फीमेल प्लैनेट मानेंगे। ठीक है? ओके सर। अब जो प्लैनेट है, जो सॉरी देवता है, देवी देवता, उनके दो रूप होते हैं, एक शांत रूप होता है और एक उग्र रूप होता है। और जितने भी जो हिंदू देवी देवता हैं हम देखते हैं कि दोनों रूपों में जो है वो मिलते हैं। तो वो कैसे डिसाइड करें कि उसको उग्र रूप में करना है या शांत रूप में करना है? तो अगर ये जो प्लैनेट सो सेलेक्टेड इज अ मेलिफिक प्लैनेट, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट, तब हम उसकी उग्र रूप में पूजा करते हैं। और अगर ऐसा प्लैनेट अगर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट होता है तो उसकी शांत रूप में पूजा करते हैं। तो ये भी डिसाइड हो गया कि पहले मेल की या फीमेल, फिर शांत रूप या उग्र रूप। थर्ड इज कि आप देखते हैं देवता स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, बैटिंग सिटिंग पोजीशन में भी होते हैं, क्राउलिंग पोजीशन में भी होते हैं और स्लीपिंग पोजीशन में भी होते हैं। तो किस पोजीशन में हमें उस देवी देवता की पूजा करनी है? Then also we can decide by this method कि हमें ये देखना है कि जो प्लैनेट हमने सेलेक्ट किया है इष्ट देवता के लिए, वो लग्न में किस केंद्र से उसका संबंध है। केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 हाउसेस में से किस हाउस से उसका संबंध है उस प्लैनेट का। तो ये कहा कि अगर उस प्लैनेट का लग्न चार्ट में लग्न से संबंध है, फर्स्ट हाउस से संबंध है, तो आपको उस देवी देवता की स्टैंडिंग पोजीशन फॉर्म में पूजा करनी चाहिए। अगर उस प्लैनेट का संबंध 10th हाउस से है लग्न चार्ट में, तो हमें क्राउलिंग पोजीशन में उस प्लैनेट की पूजा करनी चाहिए। और अगर 7th हाउस से रिलेटेड है वो प्लैनेट या कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, तो उस देवी देवता की सिटिंग पोजीशन में हम पूजा करेंगे। और अगर 4th हाउस से उसका रिलेशन है तो उस देवी देवता की हम स्लीपिंग पोजीशन में पूजा करते हैं। तो ये हमें कंप्लीट फॉर्म पता लग गया अपने इष्ट देवता का। पहला आपने डिसाइड किया कि कौन सा प्लैनेट विल बी द डिसाइडर। उसके बाद मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा उसका उग्र रूप होना चाहिए या शांत रूप होना चाहिए। और फिर किस पोजीशन में हो, स्टैंडिंग में हो, क्राउलिंग में हो, सिटिंग में हो या स्लीपिंग पोजीशन में हो, तो वो भी हम इस मेथड से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक हॉरोस्कोप है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि ये एक हॉरोस्कोप है और इसमें आपने देखा कि जो नॉट क्लियर बट वीनस इज हैविंग द हाईएस्ट डिग्री। तो वीनस जो है वो आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है क्योंकि उसकी डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा है। तो फिर हम इस हॉरोस्कोप का नवांश चार्ट बनाते हैं। तो ये आपका नवांश चार्ट है, ये जो चार्ट है, दिस इज द नवांश चार्ट ऑफ दिस वन एक्चुअली। तो हमने देखा कि वीनस आत्मकारक प्लैनेट हो गया क्योंकि इसकी डिग्री सबसे ज्यादा है इस हॉरोस्कोप में। तो
वीनस की पोजीशन देखी हमने नवांश चार्ट में क्या है, तो ये जो सेकंड साइन है या टॉरस साइन है, दैट बिकम्स द कारकांश, वो कारकांश हो गया। अब हमें कारकांश से 12th पोजीशन को एग्जामिन करना है, जिसको कि हम जीवन मुक्तांश हम बोलते हैं, या एमेंसिपेशन ऑफ सोल हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ से जो 12th पोजीशन है वो कहाँ पर है? 12th हाउस सर, ये वाला जो 12th हाउस है या 1 नंबर साइन है, दैट इज द 12th हाउस फ्रॉम कारकांश। तो ये हाउस डिसाइड करेगा कि हमारा इष्ट देवता कौन होगा, इष्ट देवता कौन होगा हमारा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने थोड़ा सा एक गलती की है एक्चुअली में। मैंने कहा था कि अगर प्लैनेट मेल प्लैनेट होता है तो हम मेल डिटी की पूजा करते हैं, और फीमेल प्लैनेट होता है तो फीमेल डिटी की पूजा करते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट। उसमें ये था कि अगर मेल प्लैनेट होता है तो नहीं, अगर वो प्लैनेट मेल साइन में प्लेस्ड होता है, अगर वो प्लैनेट मेल साइन में प्लेस्ड होता है तो हम मेल डिटी की पूजा करते हैं, और अगर वो प्लैनेट फीमेल साइन में प्लेस्ड होता है तो फीमेल डिटी की हम पूजा करते हैं। तो राहु केतु का सवाल नहीं आएगा उसमें, जो है हमें सिर्फ उस प्लैनेट का साइन देखना है। तो दैट वाज द मिस्टेक ऑन माय पार्ट, कि हमने ये कहा था कि अगर मेल प्लैनेट है तो मेल डिटी की पूजा करते हैं, और फीमेल प्लैनेट होता है तो फीमेल डिटी की पूजा करते हैं। दैट वाज नॉट करेक्ट। उसमें यह है कि अगर ऐसा प्लैनेट मेल साइन में प्लेस्ड होता है तो मेल डिटी की पूजा करते हैं, और अगर ये प्लैनेट फीमेल साइन में प्लेस्ड होता है तो फीमेल डिटी की हम पूजा करते हैं। And sign, uncle, just to clarify, is from the Navansh chart. हाँ, साइन वी हैव टू सी फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर बट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर ये हाउस हमारा जीवन मुक्तांश हो गया, या कारकांश से 12th हाउस हो गया। तो ये हाउस हमारा इष्ट देवता को डिसाइड करेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है, एक भी प्लैनेट। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द लॉर्ड ऑफ दिस साइन। तो एंड लॉर्ड ऑफ दिस साइन इज मार्स। ये मार्स ये है यहाँ पर, लॉर्ड ऑफ दिस साइन इज मार्स। तो इट मीन्स द मार्स विल डिसाइड द इष्ट देवता। मार्स विल डिसाइड द इष्ट देवता। नाउ मार्स इज प्लेस्ड इन विच साइन? मार्स इज प्लेस्ड इन द फीमेल साइन। ये 2 नंबर राशि जो इवन राशियां होती हैं उनको हम फीमेल राशि बोलते हैं। जो भी इवन राशियां हैं, मार्स को अब हम लगन में देखेंगे ना? लगन में नहीं, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं उसके नहीं। रूप वगैरह की। जब सिटिंग वगैरह पोजीशन अच्छा। आएगी तब हम लग्न में देखेंगे। अभी हमें यही डिसाइड करना है कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, या उग्र रूप है या शांत रूप है। दैट वी हैव टू डिसाइड। वो हम इसी से डिसाइड करेंगे। लेकिन जब फॉर्म आता है उसका, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, तब हम लग्न चार्ट पर जाएंगे इस प्लैनेट की पोजीशन को देखने के लिए। तो यहाँ पर मंगल इज द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। मंगल इज प्लेस्ड इन द फीमेल साइन। मंगल जो है मेल साइन में प्लेस्ड नहीं है, फीमेल साइन में प्लेस्ड है। तो इसका मतलब जो इष्ट देवता है या डीटी है, दैट इज अ फीमेल डीटी। मेल डीटी नहीं है, वो फीमेल डीटी है। ठीक है। तीसरा था कि अगर प्लैनेट मैलिफिक होता है तो हम उसके उग्र रूप की पूजा करते हैं, और अगर प्लैनेट बेनिफिक होता है तो शांत रूप की हम पूजा करते हैं। तो मंगल इज ए मैलिफिक प्लैनेट, मार्स इज ए मैलिफिक प्लैनेट। तो हम कहेंगे कि हम जो डीटी है फीमेल डीटी की, वो उग्र रूप में होनी चाहिए, उस डीटी की हम पूजा करेंगे, वो हमारे लिए इष्ट देवी होगी। तो ये हमें यहाँ 2 चीजों का पता लग गया कि मंगल ने डिसाइड किया कि इष्ट देवता मंगल से कनेक्टेड होगा। मंगल इज द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। सेकेंडली कहा हमने कि मंगल इज प्लेस्ड इन द फीमेल साइन, सो इष्ट दैट द फीमेल डीटी इज द इष्ट देवता। थर्ड इज कि मंगल इज ए मैलिफिक प्लैनेट, तो इसलिए हम जो भी देवी देवता है उसके उग्र रूप में उसकी हम पूजा करेंगे। अब नाउ हमें डिसाइड करना है किस फॉर्म में, स्टैंडिंग, सिटिंग, क्राउलिंग एंड स्लीपिंग पोजीशन। उसके लिए हम लग्न चार्ट पर जाएंगे। नाउ वी हैव टू सी कि मार्स इज कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद विच लग्न, विच केंद्रा आउट ऑफ दिस 4। मार्स इज एसोसिएटेड विद which केंद्रा out of these 1, 4, 7, 10 houses। तो अगर इससे एसोसिएटेड है तो स्टैंडिंग पोजीशन, इससे एसोसिएटेड है तो क्राउलिंग पोजीशन, इससे अगर एसोसिएटेड है तो सिटिंग पोजीशन, और अगर इससे एसोसिएटेड है देन स्लीपिंग पोजीशन।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्स इज एसोसिएटेड विद लग्ना, मार्स इज एसोसिएटेड विद द लग्ना। तो इसका मतलब जो स्टैंडिंग पोजीशन में देवी देवता होगी उसकी हम पूजा करेंगे। तो इस तरह से हमने सारे रूप हमको पता लग गए कि कौन सा प्लैनेट होगा। सर ये हाँ। एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर मंगल जो है इसमें बैठा हुआ है, और एसोसिएटेड का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है, हमें लॉर्ड वगैरह नहीं देखना है कि मान लीजिए मंगल यहाँ पर है तो स्ट्रेट अवे आपको पता लग गया कि लग्न से एसोसिएटेड है, लग्न इज द नियरेस्ट एक्चुअली। अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पर होता तभी लग्न के पास है, इससे दूर है, तभी भी हम कहते हैं कि लग्न के साथ एसोसिएटेड है। मंगल अगर यहाँ पर होता फिर हम कहते हैं कि 10th हाउस के साथ एसोसिएटेड है। मतलब अगर यहाँ पर अगर होता, मंगल 8th में है तो हम 7th कहेंगे सर। हाँ नेचुरली, फिर 7th के नजदीक है, इससे दूर है तो हम कहेंगे कि 7th के नजदीक है। मंगल अगर 6th हाउस में है फिर भी 7th के नजदीक है, बट जैसे ही मंगल 5th हाउस में गया तो 4th के नजदीक हो गया। तो इस तरह से हमें one more question in the bhav chalit, if the planet has changed position, we are not concerned with the bhav chalit here, we are not looking into the bhava, we are only concerned with the निरान्या भाव चलित होता है ना अंकल, निरान्या भाव चलित में अगर पोजीशन डिफरेंट है उस प्लैनेट की, डिफरेंट हाउस में, भाव चलित हमें देखना ही नहीं है। This is what I am saying कि जो भी हम डिविजनल चार्ट बनाते हैं that we make with the help of लग्न चार्ट, we don't go for the भाव चलित for that purpose। भाव चलित का इससे कोई रिलेशन नहीं है। भाव चलित का पर्पस ये एक ही है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि रिजल्ट के पर्पस के लिए, प्रिडिक्शन के पर्पस के लिए कि वो प्लैनेट कोई भाव तो नहीं शिफ्ट कर रहा, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट थिंग इन दिस केस एक्चुअली। वी आर सिंपली कंसीडरिंग द लग्न चार्ट एंड वी आर मेकिंग द नवांश चार्ट आउट ऑफ दैट एक्चुअली। ओके, थैंक यू। और अगेन आई कैन रिपीट एक्चुअली कि हमें इस जो लग्न चार्ट है आपका, इसमें ये देखना है कि किस प्लैनेट की डिग्री हाईएस्ट है, और उसमें जहां तक राहु का सवाल है, हम राहु की डिग्री जो है 30 में से माइनस करके उसको देखते हैं, और जिस प्लैनेट की डिग्री हाईएस्ट होती है दैट प्लैनेट बिकम्स योर आत्मकारक, और उस प्लैनेट की पोजीशन हमें नवांश चार्ट में देखनी होती है। यहाँ पर वीनस की डिग्री हाईएस्ट है तो वीनस की पोजीशन हम नवांश चार्ट में देखते हैं, और जिस साइन होता है नवांश चार्ट में दैट साइन इज नोन एज ए कारकांश, और कारकांश से जो 12th हाउस होता है दैट इज जीवन मुक्तांश, या द प्लैनेट विच इज कंसर्न्ड विद द इष्ट देवता। तो ये हाउस डिसाइड करता है कि इष्ट देवता कौन सा प्लैनेट होगा, और उसमें 3 कंडीशंस हैं कि अगर यहाँ पर एक प्लैनेट बैठा हुआ है तो स्ट्रेट अवे दैट प्लैनेट विल डिसाइड, अगर एक से ज्यादा प्लैनेट है तो स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ दोज प्लैनेट विल डिसाइड, और अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो देन द लॉर्ड ऑफ दैट साइन विल डिसाइड योर इष्ट देवता। नेक्स्ट कंडीशन वाज कि इफ दैट प्लैनेट इज प्लेस्ड इन द मेल साइन then the male deity will be the इष्ट देवता, और अगर planet is placed in the female sign then female deity will be the इष्ट देवता। और अगर ये planet malefic planet है, now we are talking of natural malefic and benefic, not functional malefic। अगर ये planet natural benefic है तो शांत रूप में हम पूजा करेंगे, और अगर ये planet malefic है तो हम उसकी उग्र रूप में पूजा करते हैं। इसके बाद जो ये देखना होता है कि उस प्लैनेट का लग्न चार्ट में किस केंद्र हाउस से कनेक्शन है, किस केंद्र हाउस से 1 4 7 10 में से। अगर फर्स्ट हाउस से कनेक्शन होता है, एसोसिएशन होता है, तो हम कहते हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए देवी देवता। अगर 10th हाउस से कनेक्शन होता है तो क्राउडलिंग पोजीशन में होना चाहिए। अगर 7th हाउस से कनेक्शन होता है तो सिटिंग पोजीशन में, और अगर 4th हाउस से कनेक्शन होता है तो हम कहते हैं स्लीपिंग पोजीशन में इष्ट देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। और हर प्लैनेट के देवी देवता हैं, सम ऑफ देम आई हैव लिस्टेड हियर आल्सो, कि सन है लॉर्ड विष्णु है, मून है लॉर्ड शिवा है, दुर्गा भी है, भद्रकाली भी है, और उस पर्टिकुलर केस में जब हमने जो एग्जाम्पल ली है अभी कि मंगल फीमेल और उग्र रूप, तो उसमें वो चामुंडी देवी होती है, तो चामुंडी देवी इज द इष्ट देवता इन दैट केस। तो
मंगल मून की ये इष्ट देवता हैं, मार्स के हनुमान हैं, कार्तिकेय हैं, भैरव है, भद्रकाली है, चामुंडा देवी है। मरकरी का इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु लाइक कृष्ण, राम, गॉडेस दुर्गा वगैरह हैं। जुपिटर का लॉर्ड ब्रह्मा है, लॉर्ड विष्णु है। वीनस का लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी हैं, यक्षिणी जी हैं। सैटर्न इज अगेन लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड शिवा एंड विष्णु। राहु इज गॉडेस सरस्वती, लॉर्ड भैरव, और केतु इज लॉर्ड गणेश। और इनके जब आप देखेंगे बुक्स में, जो बेसिकली जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, तो देन यू फाइंड कि लॉट ऑफ मेल एंड फीमेल डिटी फॉर ईच प्लैनेट। तो यू हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ दोस देवी देवता एक्चुअली। तो दिस इज ऑल अबाउट नवांश चार्ट। और इसके बाद हम, क्योंकि नवांश चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो विल डिस्कस अबाउट द मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप आल्सो, कि एस्ट्रोलॉजी में हम जो हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं। उसका एक डिटेल्ड सिस्टम है, जो भी जितने भी हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, दे स्पेल आउट। वन clarification in the last point you made. एक question जी बताइए। अगर आपने कहा कि if the planet so chosen is in a male sign, then it is a male deity, and if the planet chosen is in a female sign, in D9, then it's a female deity. So uncle, अगर moon का sign होगा, तो isn't moon always a female deity? नहीं, this is what I'm saying, कि if you refer to some religious books, you will find that male and female deity for each planet. There are thousands and thousands of देवी देवता actually. तो उसमें से कुछ मेल भी मिलेंगे आपको, कुछ फीमेल भी मिलेंगे। So you have to choose out of that actually. I see. Okay. Each planet will have male and female both. Okay. Yeah. Thank you. So it has nothing to do with the planet being classified as a male planet or a female planet. No, we are not concerned. We have to just see whether the planet is placed in the male sign or the female sign. Okay. That will decide it. So now we were talking about the matching of horoscope, कि ये बहुत एक गंभीर समस्या है, क्योंकि आजकल जितनी भी शादियां होती हैं, in most of the cases अगर लव मैरिज नहीं है, और इवन लव मैरिज भी है, तभी भी लोग हॉरोस्कोप मैच करना पसंद करते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट इन एवरी केस पीपल विल कम टू यू कि फॉर मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। और हम लोग करते क्या हैं, और व्हाट आई वुड से कि 95% लोग करते क्या हैं, कि हम सिर्फ जो पंचांग होता है हमारा, हमने दोनों की राशि देखी, मून साइन देखा दोनों का, और गुण मिलान किया, और गुण मिलान करके बता दिया उसको कि टोटल 36 पॉइंट्स होते हैं, कि 25 मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, या 15 मिल रहे हैं, और वो उसके बेसिस पर शादियां हो जाती हैं। और आजकल एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी इज हैविंग ए सॉफ्टवेयर, उसमें आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ डालिए, और डेट ऑफ बर्थ से वो आपको बता देगा कि जो मैचिंग हो रहा है, आउट ऑफ 36 हाउ मेनी गुनाज आर मैचिंग। And 95% I tell you, and even more than 95% marriages, they are based on this basis only. And जो ये गुण मिलान का सिस्टम है, it is totally irrelevant in the today's context. और ताज्जुब यही है कि मतलब this is the, I don't know what should I say, कि इसके बावजूद भी जो चीज irrelevant है, 95 या 95 से ज्यादा मैरिज जो है वो इसी बेसिस पर होती हैं कि 36 में से कितने गुण जो है वो मिल रहे हैं। या आप कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो मांगलिक दोष की भी बात करते हैं, कि मांगलिक दोष है, किसी में नहीं है, किसी में आंशिक है, किसी में पूरा है, और उन्हीं को नहीं पता कि मांगलिक दोष क्या है क्या नहीं है, बट समहाउ दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू, और उसी के बेसिस पर हम शादी कर भी लेते हैं। But that is far from truth. Astrology never says कि आप गुण मिलान करिए और शादी कर लीजिए। और वैसे भी जो गुण मिलान की प्रथा थी, that was 1000 years back, when the society was entirely different. उस टाइम सोसाइटी थी मेल डोमिनेटेड, फुली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, and the females used to be dependent on the males, totally dependent on the males. और जो गुण मिलान का सिस्टम बनाया गया था वो इस बेसिस पर बनाया गया था कि ऐसी कोई फीमेल ना आए फैमिली में जो
आपकी लाइफ में इंटरफियर करना शुरू कर दे। तो जितने भी जो प्रिंसिपल थे गुण मिलान के, दे वर एंटायरली बेस्ड ऑन दैट कि जो लड़की की कैपेबिलिटी है वो लड़के से कहीं ज्यादा ना हो जाए, कहीं वो लड़के के ऊपर हावी ना हो जाए। तो उस बेसिस पर ये सिद्धांत बनाया गया था गुण मिलान का। और ठीक है, एट दैट टाइम सोसाइटी वाज लाइक दैट एक्चुअली, बट आज की डेट में सोसाइटी हैज कंप्लीटली चेंज्ड। नाउ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेल डोमिनेशन and we talk of equality. So, and other thing is the females are totally nowadays independent. They are not dependent on the males. तो जब सारा सोसाइटी चेंज हो गई, सारा सिस्टम चेंज हो गया, तो हम गुण मिलान कैसे एप्लीकेबल होगा? इट बिकम्स टोटली इररिलेवेंट। ये तो आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया सिस्टम जो है। बट क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है और क्योंकि एक हमारे अंदर एक माइंडसेट बना हुआ है कि जब हम एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कौन से मंदिर में कौन सा पुजारी बैठा हुआ है और हम उसके पास जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई या आप लोगों को कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं मानेगा। आप कितना भी आप करते रहिए, जब तक आप ऐसे रहेंगे तो नोबडी विल कंसिडर यू एज एन एस्ट्रोलॉजर। वो उन्हीं को कंसिडर करेगा, उन्हीं के पास जाएगा, और 95% लोग उन्हीं के पास जाते भी हैं। और उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मैचिंग क्या है क्या नहीं है, तो वो फिर आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये जो गुण मिलान का या देखना कितने गुण मिल रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल। चार्ट बना हुआ होता है पंचांग के अंदर, उस चार्ट में से देखिए, आप कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा, उसके लिए कोई आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जब आप मांगलिक दोष की बात करेंगे जिसकी वजह से लोग इतने डरे हुए होते हैं, जब हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डेफिनेशन है मांगलिक दोष की, वो डेफिनेशन है कि एवरीबॉडी इज कवर्ड बाय दैट डेफिनेशन। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो उस मांगलिक दोष की डेफिनेशन में नहीं आता। मे बी कि एक एस्ट्रोलॉजी भी प्रोफेशन था पहले, तो उन्होंने भी सोचा होगा कोई ऐसा उपाय सो दैट एवरीबॉडी कम्स इन देयर नेट एक्चुअली। तो एक मांगलिक दोष बना दो, कुछ ऐसी चीज बनाओ जिससे कि पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में आ जाए। तो एक मांगलिक दोष ऐसा ही एक प्रिंसिपल मिला कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर मांगलिक दोष नहीं है। और हम लोग, दुनिया परेशान है कि मैं मांगलिक हूँ या तुम मांगलिक हो, तुम आंशिक हो, तुम पूरे हो, और उसकी वजह से हम पूरी अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे मांगलिक दोष के बारे में भी, देन यू फाइंड कि एवरीबॉडी इज ए मांगलिक। और जितनी भी जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, they mention number of combinations which nullify the मांगलिक दोष, hundreds of combinations। और अगर आप उन कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन फिट हो जाता है और वो मांगलिक दोष नलिफाई हो जाता है। इसका मतलब मांगलिक दोष है भी और नहीं भी है। तो आई डोंट नो कि हम उसके लिए क्यों परेशान हो इतना, क्योंकि हर व्यक्ति तो मांगलिक दोष से पीड़ित है ही है। और जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं वो आपको बताते भी हैं कि ये कॉम्बिनेशंस हैं विच नलिफाई दिस मांगलिक दोष। तो नलिफाई भी हो जाता है, तो है भी और नहीं भी है। तो ये जो दो चीजें हैं जिसने पूरी दुनिया को डरा रखा है, और शादी के लिए हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इनकी वजह से। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है, पहले तो रेलेवेंट है भी या नहीं है। और आजकल के टाइम में जो हम लोग बोलते हैं या जो हम जैसे लोग हैं, उन्होंने काफी रिसर्च भी की है इसके ऊपर। ऐसे नहीं कि रिसर्च नहीं की, रिसर्च की, और ये पाया कि दिस टू थिंग्स आर टोटली इररिलेवेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। ना तो गुण मिलान किसी काम का है और ना ही मांगलिक दोष किसी काम का है। परंतु लोग आपसे वो ही पूछेंगे, आप उनको कितना भी कन्विंस करते रहिए, लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं, आप हमें ये बता दीजिए, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो नेचुरली आपको पता भी होना चाहिए कि गुण मिलान है क्या और क्या उसका रोल भी है। तो जब हम मैचिंग की बात करते हैं तो जो हमारी टेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी की, नोबडी सेज कि यू जस्ट गो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गुण मिलान, किसी ने नहीं कहा। एंड दे हैव गिवन द डिटेल्ड प्रोसीजर, डिटेल्ड मेथड कि जिससे हम मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप करते हैं। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि दिस गुण मिलान कम्स ओनली इन द एंड एक्चुअली, व्हेन वी सी दैट एवरीथिंग इज फाइन, दिस टू पीपल आर गोइंग टू स्टे टुगेदर, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, देन ओनली द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पेटेबिलिटी विल कम। तो अगर हम उसको देखना भी चाहते हैं तो नोबडी सेज कि आप शुरू में उसको देख के आप डिसाइड कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि हम कैसे उसको डिसाइड करते हैं जब मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप की बात होती है। उसमें कहा कि
जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं कि सबसे पहले जब आप मैचिंग के लिए कोई आता है आपके पास, तो जो मेन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज यू हैव टू सी द लॉन्गेविटी ऑफ बोथ। दोनों की जो है, लड़के और लड़की की, आप लॉन्गेविटी देखिए, मतलब एज उनकी अप्रोक्सीमेटली कितनी है। और पर्पस ये नहीं था कि दोनों की लंबी आयु होनी चाहिए या दोनों की पूर्ण आयु होनी चाहिए। पर्पस ये है कि दोनों की एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, कि ऐसा ना हो कि एक की अगर डेथ हो जाती है तो दूसरे को फॉर ए लॉन्ग टाइम अकेले रहना पड़े। तो उन्होंने कहा कि पहले जो है आप ये देखिए कि दोनों की जो एज है या लॉन्गेविटी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है, मान लीजिए एक की आप लगता है कि कम एज है और एक की बहुत ज्यादा एज है, तो देन मैरिज इज नॉट रिकमेंडेड। स्ट्रेट अवे यू कैन से कि नो, इट्स नॉट ए गुड मैचिंग एक्चुअली। सेकंड कहा कि you have to examine the mental and psychological capability of both। और जब mental and psychological level पर दोनों मैच करते हैं, then only the marriage is recommended। और वो हम लोग करते भी हैं आजकल के टाइम में, बिना उसके हम शादी करना पसंद नहीं करेंगे। and this has been prescribed in detail in all astrological text कि जो second है longevity देखने के बाद you have to see the mental and psychological capability of both। और अगर उस लेवल पर अगर मैच हो रहा है देन यू प्रोसीड, अदरवाइज नॉट। थर्ड कहा उन्होंने कि उससे बाद आप ऐसा देखिए कि ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है कि इन दोनों व्यक्तियों को साथ में रहना ही नहीं है। तो यू हैव टू एग्जामिन ऑल द फैक्टर्स व्हिच इंडिकेट सेपरेशन और डाइवोर्स, कि ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है जो इंडिकेट करते हैं कि ये दो लड़के लड़कियां ये साथ में रह ही नहीं सकते। अगर ऐसे कोई फैक्टर हैं जो डाइवोर्स इंडिकेट करते हैं, सेपरेशन इंडिकेट करते हैं, डेथ इंडिकेट करते हैं, तो भी मैरिज रिकमेंडेड नहीं होती है। देन वंस यू सी ऑल दीज थ्री थिंग्स, दैट इज द लॉन्गेविटी, सेकंड इज द mental and psychological health, third is factors which indicate separation and divorce, and once you become sure that these two people can stay together, there won't be any problem, they are matching at all level, then only the question of compatibility comes। तब उन्होंने कहा कि अब आप देखिए कि compatibility उनकी है या नहीं है। और compatibility में फिर ये दो चीजें आई कि गन मिलान और मांगलिक दोष। और गन मिलान ठीक है, वो पहले टाइम के लिए रेलेवेंट था, उस टाइम जो है तो देखते भी थे, और बट आजकल के लिए पूरा ऑब्सोलीट है। और एस्ट्रोलॉजी में हम बड़े बड़े शब्दों में कहते भी हैं कि देश पात्र काल का ध्यान रखकर हमें प्रेडिक्शन करनी चाहिए। तो देश पात्र काल पूरी तरह से चेंज हो गया है, इसलिए वो सिस्टम जो है पूरी तरह से इररेलेवेंट हो गया है। ऐसे ही आप मांगलिक दोष देखेंगे, मांगलिक दोष पहले भी इररेलेवेंट था और आज के टाइम में भी इररेलेवेंट है। तो हम क्या करते क्या है कि हम सीधा जो है लास्ट में पहुंच जाते हैं और कि गुण देख लो और उसके बेसिस पर शादी कर लो। बट किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये नहीं कहा कि आपको वही देखना है, दैट वाज टू बी सीन इन द एंड एक्चुअली। बट जो पहली तीन चीजें हैं वो इतनी मतलब एक ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, वो इट नीड्स ए वेरी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली। वही ये सब चीजें देख सकता है, ना कि एक ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर या जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी है, वो सब चीजों का ज्ञान उसको होता है। तो वो सिर्फ यही करते हैं कि आपको गन बता देते हैं, इतने गन मिल रहे हैं, और उस बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। और बहुत से लोग आते भी हैं कि हमारे 36 गुण मिल रहे थे टोटल, और कहा था कि बहुत अच्छा मैच है, और 1 महीने में डाइवोर्स हो गया है, क्या है ये। कुछ लोग आते हैं कि हमारे तो 10 पॉइंट भी नहीं मिल रहे थे, हम तो बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो सही है, क्योंकि पॉइंट मैचिंग डजंट मीन कि दे आर गोइंग टू स्टे टुगेदर। और पॉइंट हम जब भी देखते थे जब हमें दूसरी बातों से पता लग जाता था कि these two people are going to stay together, they have equal longevity, they have mental and psychological compatibility, they are no factor in the horoscope which indicate separation and divorce। तो तब सब चीजें जब पक्का हो जाती थी कि हम श्योर हो जाते थे कि दो व्यक्तियों के बीच में पूरी तरह से कंपेटिबल, पूरी तरह से वो साथ में रह सकते हैं एट ऑल लेवल, देन वी यूज्ड टू सी द कंपेटिबिलिटी। तो एनीवे हमें जो now we know about this knowledge, so we have to go as per that only, we have not to go straight away for
गुण मिलान, और गुण मिलान का जैसे मैंने कहा रेलेवेंस नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं देखता कभी भी कि कितने गुण मिल रहे हैं, और ना ही मैं ज्यादा मानसिक दोष के ऊपर बहुत ज्यादा, एक आध केस में प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज उसको भी हम लोग ज्यादा कॉग्निजेंस नहीं देते हैं। तो एक एक फैक्टर को हम थोड़ा कंसिडर करेंगे कि ये जो 3 फैक्टर की मैंने बात की वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो वी हैव सम आइडिया अबाउट दैट एक्चुअली। तो सबसे पहले कहा कि हमें लॉन्गेविटी देखनी है ऑफ द बॉय एंड द गर्ल एक्चुअली, और पर्पस जैसे मैंने कहा कि ये है कि दोनों की जो एज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि एक की डेथ हो जाए और दूसरे को एक लंबे टाइम के लिए अलग रहना पड़े। और एज को या लॉन्गेविटी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक बाल रिष्ट बोलते हैं, एक अल्प आयु होती है, एक मध्य आयु होती है, एक पूर्ण आयु होती है। बाल रिष्ट का मतलब होता है कि किसी की बचपन में डेथ हो जाती है, इन्फेंट स्टेज में डेथ हो जाती है, 10-15 साल में डेथ हो जाती है, तो उसको हम बाल रिष्ट बोलते हैं। अल्पायु मीन्स कि बाय द एज ऑफ 30 years इफ समबडी डाइज, तो हम कहते हैं उसकी आयु छोटी थी, अल्पायु था। मध्य आयु यू कैन से कि अप टू 50 years ऑफ एज, और पूर्ण आयु मीन्स 70+ अगर एज है तो दैट इज नोन एज ए पूर्ण आयु। अब जहां तक आयु का सवाल है, 3 चीजें हमारी एज को डिसाइड करती हैं। पहला है असेंडेंट, लग्न आपका स्ट्रांग है या नहीं है। सेकंड इज द पोजीशन ऑफ मून, चंद्रमा कितना स्ट्रांग है। एंड थर्ड इज द 8th हाउस विच इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी। तो हम नॉर्मली जो है इन 3 चीजों को देखते हैं, और अगर इन 3 चीजें ठीक हैं, लग्न अगर सफिशिएंटली स्ट्रांग है, मून अगर सफिशिएंटली स्ट्रांग है, या 8th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वी कैन से कि पर्सन हैज ए नॉर्मल लाइफ या उसकी आयु ठीक है। बट कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जो हमारे पुराने हॉरोस्कोप हैं उसमें लिखा होता है कि आपकी आयु 70 years 6 months है। कभी कभी आप देखते हैं नहीं 50 साल 4 महीने हैं, 80 साल इतने महीने हैं। वो कैसे लिख देते हैं कि एग्जैक्टली वो कैलकुलेट करके वो कैसे लिख देते हैं। तो उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे भी कि अष्टक वर्गा सिस्टम होता है एक एस्ट्रोलॉजी में, जो हम जब इसके बाद पढ़ेंगे भी कि अष्टक वर्गा सिस्टम में कुछ मेथड हैं, कुछ फॉर्मूली हैं, और उन फॉर्मूली की मदद से वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट एज ऑफ द नेटिव आल्सो। और काफी हद तक वो सही भी होती है, बिकॉज कल भी हम लोग एक रिसर्च क्लास में बात कर रहे थे, and some of the students they did research on this actually. They took the horoscope of large number of people who have died actually, और उन्होंने देखा कि जब अष्टक वर्गा सिस्टम से जो एज कैलकुलेट की और जो उनकी एक्चुअल एज थी, there was hardly a difference of 6 months. 6 months से ज्यादा डिफरेंस नहीं था, एंड दैट इज पॉसिबल क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टाइम है और भी चीजें कुछ होती हैं। बट अगर हम 6 महीने तक सही एज कैलकुलेट कर सकते हैं तो दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ दिस नॉलेज एक्चुअली। तो हमने लग्न को देखा, मून को देखा और 8th हाउस को देखा। अगर तीनों ठीक है तो हम कहते हैं कि आयु लंबी है या पूर्ण आयु व्यक्ति की होती है, और अगर कैलकुलेट भी करना है तो अष्टक वर्गा सिस्टम से हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो पूर्ण आयु को इंडिकेट करते हैं। उसमें से जो एक कॉम्बिनेशन है कि अगर 8th हाउस में 3 प्लैनेट प्लेस्ड हैं, 8th हाउस में 3 प्लैनेट प्लेस्ड हैं, और उसमें से एक प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, एक प्लैनेट अपने साइन में है, ओन साइन में है, और एक प्लैनेट जिस साइन में बैठा हुआ है उसका फ्रेंडली साइन है। तो अगर 8th हाउस में 3 प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं, जिसमें से एक प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो, एक प्लैनेट अपने साइन में हो, और एक प्लैनेट फ्रेंडली साइन में हो, तो दैट confirms the पूर्ण आयु और द फुल लॉन्गेविटी ऑफ द पर्सन एक्चुअली। दूसरा ये कहा कि अगर बेनिफिक प्लैनेट केंद्र में होते हैं, अगर जो 1st, 4th, 7th एंड 10th हाउसेस होते हैं उसमें अगर सिर्फ शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट है या जितने ज्यादा शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट है और लग्न लॉर्ड के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट है, उस केस में भी जो है एज होती है वो लंबी होती है। आप
की पूर्ण आयु होती है। तीसरा कहा कि अगर शनि, सैटर्न और द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, शनि या लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इज कंजॉइंड विद ए एक्सॉल्टेड प्लैनेट, शनि के साथ कोई दूसरा एक्सॉल्टेड प्लैनेट का प्लेसमेंट है या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट का प्लेसमेंट है, तो दैट आल्सो टॉक्स अबाउट द पूर्ण आयु, उससे भी जो है पूर्ण आयु आपकी पता लगती है। तो इस तरह से जब आप दोनों हॉरोस्कोप देखेंगे तो यू कैन हैव एन असेसमेंट कि ऐसा तो नहीं है कि एक की अल्प आयु है एक की पूर्ण आयु है, उस केस में मैरिज इज नॉट रिकमेंडेड, फिर हम प्रोसीड नहीं करेंगे, फिर हम आगे एग्जामिन नहीं करेंगे। तो ये आपको देखना है कि दोनों की मध्य आयु है तो दोनों की मध्य आयु होनी चाहिए, या दोनों की पूर्ण आयु है तो दोनों की पूर्ण आयु ही होनी चाहिए, तभी हम प्रोसीड करते हैं मैचिंग के लिए, अदरवाइज हम उसको छोड़ देते हैं। Second, I told you is the mental and psychological health actually, कि दोनों की mental और psychological health वो कैसी है, और नेचुरली जब तक वो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर मैच नहीं करेंगे तो मैरिज नहीं चलेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, मैरिज का जो सुख है वो नहीं मिलेगा आपको जो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जैसे मैंने कहा कि जो हमारी टेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, दे डिस्क्राइब इन द सेम वे डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस एक्चुअली। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम आज वैसे भी नॉर्मल केस में भी कंसिडर करते हैं कि मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ लेवल पर दोनों एक से होने चाहिए। तो हम मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल कैसे डिसाइड करेंगे? पहला तो लग्न है, दूसरा मून है, फिर हेल्थ का जहां तक सवाल आता है वो 6th हाउस है और 8th हाउस है। 8th हाउस बेसिकली हमारा जो मोरालिटी भी है, कैरेक्टर भी है, तो इसलिए 8th हाउस आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग दीज टू थिंग्स एक्चुअली। और इसमें जो प्लैनेट हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, सन जो है वो signifies dignity, honor and heritage. Sun is a very important planet because ये आपकी सोल का कारक है, तो सन जो है ये चीजें डिफाइन करता है। मून आपका मेंटल एटीट्यूड सिग्निफाई करता है, वीनस लव सिग्निफाई करता है, और मार्स सिग्निफाई करता है सेक्सुअल अर्ज। तो अगर राहु और सन का किसी हॉरोस्कोप में एसोसिएशन होता है या इकट्ठा बैठते हैं तो एक नेटिव के अंदर एक कॉम्प्लेक्स देता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्टेटस और पोजीशन, कि दूसरे व्यक्ति के साथ उसका हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि पोजीशन में शायद बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की में जो है। और जब मून और राहु का एसोसिएशन होता है किसी भी हॉरोस्कोप में तो इट गिव्स फ्लक्चुएशन इन द मूड। ऐसे लोगों का मूड जो है बहुत ज्यादा उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है और काफी एक डिस्टर्ब्ड स्टेट में रहते हैं। और पर्टिकुलरली जैसे वीनस एंड राहु का कॉम्बिनेशन है, सपोज टू बी बैड फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, तो कहते हैं कि इट्स अ कॉज ऑफ मैरिज विद वन एंड लव विद ऑल। तो जैसे लोगों का वीनस राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे लोग फ्लर्ट सबके साथ करते रहते हैं, तो दैट कॉम्बिनेशन इज आल्सो नॉट गुड। Association of Rahu with the Mars, so this gives the rigid attitude without giving credence to the feeling of others, other partner, बिना किसी दूसरे की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए, that people have a very rigid attitude. और conjunction of Moon, Venus and Rahu, conjunction of Moon, Venus and Rahu, कहते हैं it's a cause of morbid sexual urge, और अगर 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड होता है तो नेटिव में बिकम सेक्स मैनियक आल्सो। और इसके अलावा जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मार्स, वीनस और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन फॉर पर्पज ऑफ मैरिज। तो ये ऐसे लोग हमेशा अपोजिट सेक्स को धोखा देते हैं, उनके साथ हमेशा धोखाधड़ी करते हैं, एंड दे आर सेमलेस इन सेक्स एक्सप्लॉयटेशन आल्सो। तो इस तरह से हम ये कुछ कॉम्बिनेशन देखकर और लग्न, मून और 6th और 8th हाउस की पोजीशन देखकर, जैसे मान लीजिए कि मून किसी का बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, एक्सॉल्टेड है, एसोसिएटेड विद ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स, और एक का मून नीच का है, एफ्लिक्टेड विद ऑल मेलिफिक प्लैनेट्स। आई हैव सीन नंबर ऑफ केसेस कि हस्बैंड का या वाइफ का एक का मून बहुत अच्छा है और दूसरे का बहुत खराब है, तो नेचुरली मेंटल लेवल पर कॉम्पेटेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी तरीके से जो है, तो वो हमें अवॉइड करना है
कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो इन द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, या हेल्थ वाइज 6th और 8th हाउस जब एग्जामिन करेंगे तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा व्यक्ति का करेक्टर या मोरालिटी कैसी है उसकी जो है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है हॉरोस्कोप में कि विच इंडिकेट सेपरेशन और डाइवोर्स। अगर कोई ऐसे फैक्टर है तो फिर हम कंपेटेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, फिर हम रिजेक्ट कर देंगे मैरिज को जो है। और जहां तक जो फैक्टर है विच शोज सेपरेशन और डाइवोर्स, हम मैरिज के लिए 3 हाउसेस बेसिकली कंसिडर करते हैं। 7th हाउस को हमने हाउस ऑफ मैरिज कहा, या हाउस ऑफ अपोजिट सेक्स कहा, या हाउस ऑफ सेंसुअल प्लेजर कहा। 8th हाउस को हमने कहा मांगल्य स्थान है। मांगल्य मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, कि जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है। 9th हाउस हमने कहा सौभाग्य स्थान, फॉर्च्यून। और जैसा आप जानते हैं कि जो भाग्य होता है या फॉर्च्यून होता है, दैट टेक्स ओवर ऑल अदर थिंग्स, दैट सुपरसीड्स एवरी अदर थिंग। अगर आपका भाग्य अच्छा है और 7th और 8th हाउस कितने भी खराब क्यों ना हो, आपकी शादी चलती रहेगी। लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो नहीं चलेगी। अगर भाग्य अच्छा है तो इन स्पाइट ऑफ बैड 7th एंड 8th हाउसेस, तो मैरिज में कंटिन्यू। तो आपको तीनों हाउसेस को अच्छी तरह से एग्जामिन करना है, दोनों हॉरोस्कोप में, 7th हाउस को भी, 8th हाउस को भी और 9th हाउस को भी। और जैसा मैंने कहा कि 7th हाउस तो आपके स्पाउस के बारे में बताता है और 8th हाउस आपके वैवाहिक बंधन के बारे में बताता है, सेपरेशन डाइवोर्स के बारे में बताता है। और 9th हाउस भाग्य है, तो अगर भाग्य तो सर्वोपरि है, अगर 7th 8th हाउस खराब भी है, भाग्य अच्छा है तो भी चल जाता है। नाउ जो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं विच आल्सो इंडिकेट सेपरेशन डाइवोर्स वगैरह, जैसे कहा कि प्रेजेंस ऑफ 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस, 7वें भाव का स्वामी जब 8वें भाव में चला जाता है तो दैट आल्सो इंडिकेट चांसेस ऑफ सेपरेशन, वो भी चांसेस ऑफ सेपरेशन को इंडिकेट करता है। या दूसरा सिस्टम ये हो सकता है कि जो 7th एंड 8th हाउसेस के लॉर्ड हैं, दोनों 7th एंड 8th हाउसेस के लॉर्ड दोनों के दोनों अगर 8th हाउस में बैठ जाते हैं, वहां कंजॉइन करते हैं, तो दैट इंडिकेट्स विडोहुड। एक्चुअली जब भी 7th और 8th हाउस के लॉर्ड दोनों के दोनों इकट्ठा होकर 8th हाउस में उनका प्लेसमेंट हो जाता है। सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये समझ नहीं आया, 8th हाउस तो मांगल्य का स्थान है, तो ये क्यों ऐसे मतलब सेपरेशन का क्यों कारण बन रहा है? मांगल्य मीन्स कि जो स्ट्रेंथ ऑफ जो उस खराब, देखिए 8th हाउस को सबसे खराब हाउस माना गया वैसे भी, क्योंकि ये हमारा हाउस जो 8th हाउस है, दिस इज 12th फ्रॉम द 9th हाउस, तो ये हमारे भाग्य की हानि करता है। और ये कहा गया कि किसी भी हाउस का लॉर्ड, किसी भी हाउस का इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हाउस, अगर 8th हाउस में प्लेस्ड हो जाता है तो इट मेक्स ए दुर्योग कंसर्निंग दैट पर्टिकुलर हाउस। अगर 10th हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में चला जाएगा तो ये आपके प्रोफेशन का दुर्योग है। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस में चला जाएगा, 4th हाउस का भी 8th हाउस में, दैट इज द वर्स्ट पोजीशन ऑफ दैट हाउस। तो किसी भी हाउस के लॉर्ड का 8th हाउस में जाना इज सपोज टू बी द वर्स्ट पोजीशन। और मैरिज में वर्स्ट क्या होगा, यही होगा, और क्या हो सकता है? यस सर, ये ठीक है, लेकिन पूर्णायु जो योग था उसमें 8th हाउस को बड़ा सिग्निफिकेंस दिया हुआ था, तो थोड़ा सा लग रहा है कि उसमें तो कहा था ना 8th हाउस में 3 प्लैनेट हो तो पूर्णायु होगी। बिल्कुल। और हाँ, तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। देखिए 8th हाउस जो है हमारी लॉन्गेविटी का भी हाउस है जी। अभी हम मैरिज की बात करें, मैरिज को अभी जरा छोड़ देते हैं बाई चांस, तो जो 8th हाउस है दैट इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी आल्सो, कि हम लॉन्गेविटी डिसाइड करते हैं 8th हाउस से। And not only longevity, it is also the house of which tells you the mode of death also. It's a wonderful house कि आपको ये भी बता देगा कि आपकी डेथ किस तरह से होगी। और जहां तक लॉन्गेविटी का सवाल है कि 8th हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट है, बेनिफिक प्लैनेट का, तो इट गिव्स यू लॉन्ग आयु, लॉन्गेविटी आपको ज्यादा देता है। और अगर मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन 8th हाउस के साथ होता है या 8th हाउस एफ्लिक्टेड होता है तो भी आपकी लॉन्गेविटी को कम करता है। और शनि है वो कारक है लॉन्गेविटी का, 8th हाउस का जो कारक है वो शनि है,
तो इसीलिए कहा कि शनि का प्लेसमेंट होना 8th हाउस में या शनि का अच्छा होना 8th हाउस में, तो दैट इंक्रीजेस योर लॉन्गेविटी। और एक चीज और भी ध्यान रखिए कि शनि ठीक है लॉन्गेविटी देता है आपको, बट शनि इज ए लेम प्लैनेट, हम कहते हैं लंगड़ा प्लैनेट है वो। लंगड़ा मीन्स कि इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर मोबिलिटी, कि जिसके भी शनि अगर 8th हाउस में है या अच्छा भी है, तो उसका नेचर है बेसिकली कि आपकी मोबिलिटी को एडवर्सली इफेक्ट करना। इसका मतलब वैसे भी नॉर्मल कोर्स में देखिए आप कि जब शनि की दशा शुरू होती है या 7.5 शुरू होती है जो एडवर्स होती है, या ट्रांजिट शनि का ऐसा खराब आता है, तो आपकी सबसे पहले मोबिलिटी को अटैक करता है। आपकी कहीं ना कहीं कमर में, घुटनों में, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपका जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए जब शनि लॉन्गेविटी तो देता है पर आपको बिस्तर पे लेटा कर देता है, ऐसे नहीं देता वो नॉर्मल तरीके से जो है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लॉन्गेविटी तो दे रहा है बट आपकी मोबिलिटी को बंद करके आपको बिस्तर पे लेटा के दे रहा है एक्चुअली। तो यही जो बात हुई थी कि अगर 8th हाउस में 3 ऐसे प्लैनेट हैं कि अच्छे प्लैनेट हैं, एक एक्सॉल्टेड है, एक अपने साइन में, एक फ्रेंडली साइन में, इट मींस 8th हाउस इज वेल प्लेस्ड, तो तब हमने कहा था कि आपकी पूर्ण आयु होती है। दूसरा मैंने कहा था कि अगर शनि या 8th हाउस का लॉर्ड, अगेन वी आर कंसर्न्ड विद द लॉन्गेविटी ओनली, बोथ दिस प्लैनेट्स आर कंसर्न्ड विद द लॉन्गेविटी, अगर किसी और एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ में होता है तभी भी आपकी पूर्ण आयु देता है। दिस इज व्हाट आई सेड एक्चुअली। बट हम यहाँ बैरिस की बात कर रहे हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड इन द 8th हाउस, किसी भी हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठता है तो उस हाउस को पूरी तरह से डैमेज करता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अगर 7th का लॉर्ड 8th में जाता है तो नेचुरली आपके 7th हाउस को खराब कर रहा है, और जो वर्स्ट पॉसिबल है मैरिज के केस में दैट इज सेपरेशन, डाइवोर्स ओनली। तो इसीलिए 7th हाउस के लॉर्ड को 8th हाउस में जाना इज नॉट सपोज टू बी अ गुड पोजिशन एक्चुअली। I hope it's clear now. हो गया ना क्लियर? हाँ जी सर। तो ये कहा कि presence of 7th lord in the 8th house, chances of separation, right? Lord of 7th and 8th together, they conjoin in the 8th house, then again widowhood. Then now we are talking of 3 malefic planet in the 8th house, कि Saturn, Mars and Rahu. They are either in the 7th or the 8th house. This is the worst position कि तीनों malefic planet का association हो गया आपके 7th हाउस के साथ या 8th हाउस के साथ। तो दोनों ही केसेस में मैरिज खराब होनी है, तो इट लीड्स टू विडोहुड। और ये भी ध्यान रखिए कि जैसे मैंने कहा कि 8th हाउस के साथ जब malefic planet का एसोसिएशन हो जाता है तो जो मंगल या स्ट्रेंथ है मैरिटल बॉन्ड का बहुत वीक हो जाता है, तो उस केस में मैरिज बहुत दिन नहीं चलती, देयर इज ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन, डाइवोर्स। और इसके अलावा भी जैसे ये 3 प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, सैटर्न, मार्स एंड राहु, इनमें से जब 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस 8th हाउस के ऊपर हो जाता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो जो मैरिज होती है आपकी वो इस तरह से होती है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली और द सोसाइटी, और टाइप के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपकी फैमिली को नॉर्मल केस में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं अगर 8th हाउस के साथ इन 3 प्लैनेट में से सैटर्न, मार्स, राहु में से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होता है। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि अगर मैरिज हो भी गई क्योंकि इसे वीक बॉन्ड एक्चुअली, तो मैरिज चलेगी भी नहीं, तो ऐसे केस में मैरिज चलती भी नहीं है। आप इनके हॉरोस्कोप देखिए, इंदिरा गांधी का देखिए, राजीव गांधी का देखिए, संजय गांधी का देखिए, यू फाइंड ऑल मेलिफिक्स ओनली इन दिस 8th हाउस। किसी का भी आप देख लीजिए हॉरोस्कोप उठा के, यू ऑलवेज फाइंड ऑल हैव ऑल मेलिफिक प्लैनेट इन द 8th हाउस एक्चुअली। वही रीजन है कि मैरिज ऐसी हुई जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी और दूसरी मैरिज चली भी नहीं। और दूसरा मैंने कहा कि हम मोड ऑफ डेथ भी इसी हाउस से देखते हैं कि अगर 8th हाउस में ऐसे प्लैनेट का एसोसिएशन है सैटर्न, मार्स एंड राहु का, तो डेथ आपकी नॉर्मल नहीं होती, इससे अननेचुरल डेथ, जैसे कोई बॉम्ब से हो, एक्सीडेंट से हो, ब्लास्ट हो, आप सुसाइड कर लेते हैं, कोई आपको मार देता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है,
तो उस टाइप से डेथ होती है अगर 8th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है। और अगर 8th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो पहली चीज तो यह है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन, डाइवोर्स, एंड सेकेंडली जो डेथ आपकी होगी इस तरह से होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रात में सोते हैं और सुबह सुबह तक आपको पता ही नहीं क्या हुआ, या हुआ भी तो थोड़ी बहुत, अगर मामूली सी जैसे नॉर्मल कोई बीमारी होती है उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए 8th हाउस उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है कि एक तो मैरिज का भी है और एक ये आपकी डेथ का भी है कि मैरिज चलेगी नहीं चलेगी, और उसके साथ साथ डेथ भी उसी टाइप से होती है। और इसको हम कहते भी हैं कि अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है 8th हाउस के साथ तो हम कहते हैं शुभ मरण योग। शुभ मरण योग मीन्स कि इट्स वेरी नेचुरल डेथ। और अगर मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो हम उसको अशुभ मरण योग कहते हैं, इट मीन्स अननेचुरल डेथ। तो दोनों चीजें जो है 8th हाउस से देखते हैं, और 8th हाउस से हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी देखते हैं। तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो 8th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैरिज पर्पस। वही चीज है कि अगर मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो द नेटिव इज इन्वॉल्व विद द इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, और अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो नेचुरली ये टेंडेंसी नहीं होती है एक्चुअली। फिर कहा कि Saturn in the 8th house having aspect of Mars, again is not a good placement. दो malefic का association हो गया तो it only indicate discord, lack of mutual understanding and no real attachment in the married life. इसके अलावा भी कुछ combinations हैं कि strong influence of malefic planets on the 4th house. जैसे 4th हाउस से हम लोगों ने देखा था कि ये डोमेस्टिक कंफर्ट है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक पीस है। तो अगर मेलिफिक प्लैनेट का जब इन्फ्लुएंस होता है 4th हाउस के ऊपर तो भी जो है ये बहुत इट्स नॉट कंड्यूसिव टू कंजुगल हैप्पीनेस एक्चुअली, तो वो भी जो है खराब माना गया। और इसी तरह से अगर सन एंड वीनस दे ऑक्यूपाई 5th, 7th और 9th हाउस, they occupy 5th, 7th or 9th house, then this also indicates lack of marital happiness. इसके बाद जो हम लोगों ने एक प्रिंसिपल देखा था कि कोई भी प्लैनेट जब सर इधर सन एंड वीनस दोनों साथ में अगर 5th, 7th और 9th हाउस में है या एनी ऑफ इकट्ठा, दे शुड बी टुगेदर। पर्पस इज कि वीनस इज कंबस्ट एक्चुअली, तो जो इस टाइप का जो हैप्पीनेस होती है मैरिज से या सेंसुअल प्लेजर से वो नहीं मिलती आपको, क्योंकि 5th हाउस इज द हाउस ऑफ लव आल्सो, 7th हाउस इज द मैरिज, 9th हाउस इज योर भाग्य एक्चुअली, तो उस टाइप का सुख नहीं मिलता। और ये ध्यान रखिए कि जो भी लाइफ में आपको कंफर्ट मिलेंगे, जो भी सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो विदाउट ब्लेसिंग ऑफ वीनस नहीं मिलेंगी आपको। अगर वीनस आपका वेल प्लेस्ड नहीं है, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपको एक नॉर्मल हेल्प भी नहीं मिलेगी घर में अच्छी काम करने वाली, उसका भी आराम नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए अगर हम कुछ भी सुख सुविधाएं चाहते हैं या लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो वीनस इज बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। वीनस का वेल प्लेस्ड होना जरूरी है ही है। इसके बाद जो हम लोगों का जो एक माइंड सेट है कि कोई भी प्लैनेट जब अपने साइन में होता है तो उस हाउस को प्रॉस्पर करता है, उस हाउस के लिए अच्छा होता है। लेकिन 7th हाउस के लिए ये चीज अच्छी नहीं है कि इफ सैटर्न और मार्स अगर 7th हाउस में प्लेस्ड है एंड दे आर आल्सो द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, मंगल या शनि ये दो प्लैनेट अगर 7th हाउस में प्लेस्ड होते हैं एज लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, तो दिस इज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर मैरिज पर्पस। इसमें कहते हैं कि द स्पाउस इज अनट्रस्टवर्दी, having relations with number of people actually। तो ये मंगल और शनि का प्लेसमेंट 7th हाउस में एज ए लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इज नॉट सपोज टू बी ए गुड प्लेसमेंट। फिर जो 12th हाउस है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि वो भी एक भोग स्थान है, इट रूल्स एक्स्ट्रामैरिटल सेक्स लाइफ एंड हैप्पीनेस फ्रॉम पार्टनर। तो इसीलिए जब वीनस इन द केस ऑफ मेल and Mars in the case of female, तो अगर 12th हाउस में प्लेस्ड होता है, आप जब कभी भी देखिए कि
वीनस अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है मेल के केस में, और मार्स 12th हाउस में प्लेस्ड है इन द केस ऑफ फीमेल, इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन. देन पर्सन गेट्स इन्वॉल्व्ड विद द एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स लाइफ एक्चुअली. और अगर ये प्लैनेट एफ्लिक्टेड होते हैं तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है. बट केतु एक ऐसा प्लैनेट है विच इज नोन एज ए सीक्रेटिव प्लैनेट. बट कहते हैं कि अगर वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है या फीमेल के केस में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, तो कहते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस होता है इस टाइप का, जो आपकी लाइफ होती है उस टाइप की, वो सीक्रेट रहती है, वो किसी को पता नहीं चलती है. तो केतु includes a secrecy in that element actually. But Mars and Venus in the 12th house are not supposed to be good for the marriage purpose. दूसरा यह है कि अगर राहु of the boy in sign occupied by the Venus in the girl, कि जिस साइन में लड़की का वीनस साइन, वीनस प्लेस्ड है, जिस साइन में भी लड़की के हॉरोस्कोप में, या मान लीजिए लड़की के हॉरोस्कोप में अगर वीनस प्लेस्ड है, उस साइन में लड़के का राहु प्लेस्ड है. या इसका उल्टा भी हो सकता है कि लड़के के केस में वीनस जिस साइन में प्लेस्ड है, उस साइन में अगर लड़की का राहु है, तो वो भी दैट लीड्स टू डाइवोर्स. फिर कहा कि अगर वीनस ऑफ द बॉय, जो लड़की का गर्ल साइन है, मतलब लड़की के हॉरोस्कोप में जो सैटर्न का साइन है, वो अगर लड़के के केस में वीनस का साइन है या वाइस वर्सा, तो इट गिव्स सीरियस प्रॉब्लम्स इन द मैरिड लाइफ. और अगर वीनस ऑफ द बॉय इन द सन साइन ऑफ द गर्ल, लड़की का जो सन साइन, इसका रीजन मतलब लॉजिक क्या है, ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन जो है इसका लॉजिक वी कैन नॉट एक्सप्लेन बिकॉज दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड पर्टिकुलरली जो I don't know, maybe some based on observations only. The Venus of the boy in the sun sign of the girl, that also leads to separation. या Mars of the girl in Rahu sign of the boy, जिस लड़के का अगर राहु किस साइन में है और लड़की का अगर मंगल उस साइन में है, तो वो भी डाइवोर्स को लीड करता है. फिर कहा कि लॉर्ड ऑफ 7th and 12th हाउसेस, 7th and 12th हाउसेस के लॉर्ड अगर त्रिक हाउस में प्लेस्ड होते हैं या मेलेफिक प्लैनेट भी 7th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, तो दैट आल्सो लीड्स टू सेपरेशन और डाइवोर्स. कंजंक्शन ऑफ मून एंड सैटर्न इन द 7th हाउस इन द मेल, किसी भी अगर मेल नेटिव के हॉरोस्कोप में 7th हाउस में मून और सैटर्न का कंजंक्शन है, तो इसमें कहा कि वाइफ रीमैरीज अनदर पर्सन व्हाइल द नेटिव इज अलाइव, तो उसके रहते रहते द वाइफ गेट्स रीमैरिड एक्चुअली. कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड राहु इन द लग्ना एंड मेलेफिक प्लैनेट इन द 7th इन द मेल केस, मेल के केस में अगर शनि और राहु दोनों इकट्ठा लग्न में प्लेस्ड हैं और 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो कहते हैं कि the husband abandons his wife due to the fear of bad name in the society. फिर अगर 4th और 8th हाउस फ्रॉम वीनस, मेल के हॉरोस्कोप में 4th और 8th हाउस फ्रॉम वीनस, it has an association of malefic planets, then also the wife commits suicide. तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं कि उनसे ये पता लगता है कि जो मैरिड लाइफ होगी वो कैसी होगी, whether they are going to stay together or not. तो इन कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए we can decide कि कोई ऐसे फैक्टर तो नहीं है which indicate separation or divorce in the marriage actually. अब जब ये चीजें ठीक हो जाती हैं, when we are sure कि these two people are going to stay together, then only the question comes about the compatibility. लास्ट में हम जो है वो compatibility देखते हैं, और compatibility में हम लोग गुण मिलान जो बात कर रहे हैं, जो आज के लिए relevant नहीं है, मांगलिक दोष को हम देखते हैं, और जो भी दूसरे combinations होते हैं which indicates problem in the marital life, वो भी हम इसमें देखते हैं.
Uncle, there's one question I have from a practical perspective. अगर किसी ने हमसे पूछा कि ये आप horoscopes देख के बताइए marriage होने वाली है, and we go through this whole checklist, इसमें तो इतनी conditions हैं और इसमें से हमें एक checklist में one of the points में doubt हो रहा है कि लग रहा है कि you know there's a separation, chance of separation or divorce or incompatibility. तो आपकी क्या एडवाइस है, उसको हम कैसे हैंडल करें? देखिए, ये जो चीजें हम लोग हैंडल करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि 8th हाउस हो जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस. तो आपको जो मेन कंसंट्रेशन करना है, दैट हैज टू बी ऑन द 8th हाउस, क्योंकि सेपरेशन, डाइवोर्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस है, वो सब 8th हाउस ही इंडिकेट करता है. बाकी सब चीजें तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि डोमेस्टिक पीस नहीं है, पैसा नहीं है या और कोई प्रॉब्लम है, दैट कैन बी कंप्रोमाइज्ड. बट 8th हाउस आपको दो चीजें बताता है कि सेपरेशन, डाइवोर्स होगा या आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में इन्वॉल्व हैं. तो ये दोनों चीजें खतरनाक हैं. तो हम 8th हाउस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि 8th हाउस से ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं मिलना चाहिए. और दूसरा मैंने कहा कि तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 9th हाउस. 8th हाउस मान लीजिए खराब भी है, बट 9th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, भाग्य बहुत अच्छा है, तो भी शादी चल सकती है. तो हमें तीनों हाउसेस को देखना है, 7th हाउस को, 8th हाउस को और 9th हाउस को. बट जो मेन कंसंट्रेशन है, दैट शुड बी इन द 8th हाउस. और कुछ जैसे कॉम्बिनेशन बताए थे कि कारक भाव का नाश करता है, जो पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है यहाँ पर. तो अगर जुपिटर किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में प्लेस्ड है या वीनस मेल के केस में 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो वो भी उस टाइप के फैक्टर भी हम लोग यहाँ पर एग्जामिन करेंगे. ओके, थैंक यू. जैसे ये मांगलिक दोष है कि जैसा नाम इंडिकेट करता है कि बैड इफेक्ट ऑफ मार्स, जो दोष कहा हमने कि मांगलिक दोष, जिसमें बैड इफेक्ट ऑफ मार्स, और हम बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू मैरिज. मांगलिक दोष का जो सिंपल जो डेफिनेशन है, से बैड इफेक्ट ऑफ मार्स एज फार एज मैरिज इज कंसर्न. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई वी हैव सेलेक्टेड मार्स ओनली. मैलिफिक प्लैनेट तो और भी बहुत हैं, सन भी मैलिफिक है, सैटर्न भी मैलिफिक है, सैटर्न इज रादर मोर मैलिफिक देन मार्स, राहु केतु भी मैलिफिक है. तो हमने उनका दोष क्यों नहीं माना, हमने सिर्फ मंगल को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी मांगलिक दोष के लिए? पहली चीज तो वो. और दूसरा, जो शादी की हम बात करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ मार्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मैरिज से कनेक्टेड कौन कौन से हाउसेस हैं. और वो हम लोगों ने कई बार देख भी लिया कि मैरिज से कनेक्टेड जो हाउसेस हैं वो 1st हाउस है, 2nd हाउस है, 4th हाउस है, 7th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस है. ये 6 घर हैं, 6 भाव हैं, जिनका हमारे मैरिड लाइफ पर सीधा बियरिंग होता है, उसका सीधा इम्पैक्ट होता है एक्चुअली. तो नेचुरली जब मंगल इन हाउसेस में प्लेस्ड होता है, when Mars is placed in these houses, so we say that the person is suffering from मांगलिक दोष. और मंगल जो है इस वेरी फास्ट एक्टिंग प्लैनेट, बाकी जितने भी प्लैनेट हैं दे वेरी स्लो एक्टिंग. जैसे हम कहते हैं ना, स्लो पॉइजनिंग किसी कोई कर रहा है और ये करता है सीधा पॉइजन दे दिया आपको, तो इन दोनों में डिफरेंस है. तो मांगलिक दोष तो स्ट्रेट अवे पॉइजन का काम करता है, एंड सैटर्न और दूसरे प्लैनेट हैं, दे एक्ट लाइक स्लो पॉइजनिंग. तो इसलिए मंगल का इफेक्ट हमको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि ऐसा होने वाला है. बाकी प्लैनेट है, धीरे धीरे उसका आपको फील नहीं होगा. एक्चुअली मंगल को जो भी तोड़फोड़ करनी होती है वो इमीडिएट कर देता है, वो वेट नहीं करता किसी का भी. जो है इट्स वेरी फास्ट एक्टिंग प्लैनेट. एक रीजन तो वो हुआ. दूसरा, जो बेसिक पर्पस है मैरिज का, वी डिस्कस लास्ट टाइम आल्सो कि जो मैरिज का पर्पस है इज द रिप्रोडक्शन. इसीलिए हम जो प्रोजेनी है वो 5th हाउस से एग्जामिन करते हैं, बिकॉज 5th हाउस इज 11th फ्रॉम द 7th हाउस. दैट इज द गेन ऑफ मैरिज, एंड गेन ऑफ मैरिज इज ओनली दिस थिंग, दैट प्रोजेनी. तो एक ही पर्पस है प्रोजेनी मैरिज का. और अगर प्लैनेट को हम देखें तो मंगल इज द ओनली प्लैनेट which is responsible for progeny. There is no other planet which is
responsible, directly responsible for progeny, but Mangal is the only planet which is straight away responsible for progeny, जो कि मैरिज का बेसिक पर्पस है। तो इसलिए मंगल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोजेनी के मामले में, जैसा आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे भी, कि मंगल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट एक्चुअली। तो इसलिए हमने इसको मांगलिक दोष कंसिडर करते हैं, ना कि और शनि दोष, राहु दोष वगैरह कंसिडर हम नहीं करते। तो ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे कल, कि मिलान भी करेंगे, मांगलिक दोष भी डिटेल में करेंगे कि हाउ दे बिकम रेलेवेंट और इररेलेवेंट इन। अब आप बताइए, आप लोग कोई क्वेश्चन आपका हो? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि कोई भी प्लेनेट है अगर प्लस साइन में है तो वो नेक्स्ट हाउस में चला जाता है। हाउस चलित में नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने निरियन चार्ट में, मतलब चलित में चेक करा तो वो नेक्स्ट हाउस में नहीं था, वो तो सेम नहीं था। देखिए, जो भाव चलित बनते हैं उनके दो मेथड से बनते हैं। तो ज्यादातर लोग जो है वो एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का लग्न है 10 डिग्री का है एक पर्टिकुलर राशि में, तो वो क्या करते हैं कि हाउस को 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री उधर कंसिडर करते हैं। दैट इज बेसिकली नॉट द राइट मेथड, दैट इज बेसिकली लेमैन्स मेथड। और जो निरंतर भाव चलित में हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द राइट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द ईच भाव, और उसी को हमें कंसिडर करना चाहिए कि दूसरे मेथड का हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने शायद दूसरा मेथड देख लिया होगा, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। नहीं सर, मैंने जो ये सॉफ्टवेयर है इसी में ही चेक कर रही थी, तो उसमें प्लस के साइन पे मैं ये मान के कैलकुलेट कर रही थी कि जो प्रेडिक्शन कर रही थी कि ये नेक्स्ट हाउस में है, लेकिन फिर जब मैंने उसका कस्प चार्ट खोला तो वो सेम ही हाउस में था। वही मैंने कहा कि उसमें जो कस्प निकाला होगा, दो तरह से कस्प निकालते हैं, जो जितने भी जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उसमें दोनों मेथड होते हैं, एक एवरेज वाला और एक करेक्ट मेथड एक्चुअली में, जिसको हम निरंतर भाव चलित कहते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट वाला है, जो एग्जैक्टली एक्सटेंट बताता है ईच हाउस का, वी हैव टू गो बेस्ड ऑन दैट, नॉट ऑन द एवरेज मेथड एक्चुअली। तो वो उस मेथड में शायद आपने गलत देख लिया होगा, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी। अगर प्लस लिखा है तो नेचुरली इट शुड टेल कि इट मूव्स टू द नेक्स्ट हाउस, अदरवाइज प्लस क्यों लिखेंगे? ओके। हेलो। सर, मेरा एक क्वेश्चन और था कि अगर 8th हाउस, जैसे डेथ की प्रेडिक्शन के लिए भी करते हैं कि डेथ हमारी नेचुरल होगी, इजी मोड में हो गई है या नेचुरल होगी, लेकिन अगर वहाँ कोई प्लेनेट नहीं है, खाली साइन है, तब हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? और एस्पेक्ट वगैरह भी नहीं आ रही है। किसी भी हाउस को प्रेडिक्शन करने का हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है कि हाउस की हम तीनों चीजें देखते हैं। एक तो प्लैनेट कौन से प्लेस हैं, कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वी सी द पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, कि उस हाउस का लॉर्ड कौन सा है, कहाँ उसका प्लेसमेंट है, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है और कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। देन थर्ड थिंग, वी सी अबाउट द कारका फॉर दैट हाउस, और 8th हाउस है, उसका कारक शनि है। तो देन वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ शनि आल्सो, कि शनि कहाँ प्लेस्ड है, क्या पोजीशन है उसकी, किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है और किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है। तो ये नहीं होता कि अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो हम कैसे डिसाइड करें। वी हैव टू सी द लॉर्ड एंड द कारका आल्सो, एंड इन द नॉर्मल केस आल्सो, अगर प्लैनेट प्लेस्ड भी है तभी भी आपको तीनों चीजें देखनी है, अगर उस हाउस को एसेस करना है आपको तो। ओके अंकल, I'm a little confused about इष्ट देवता, अगर आप मेरे को थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे। हाँ, पूछिए। ये so I understood कि हमने कारक निकाल लिया और कारक का स्थान निकाल लिया। Then we computed the D9, the जीवन मुक्तांश, right, which is the 12th house from the कारक स्थान, from Karakansh, yeah, from Karakansh. Now in the जीवन मुक्तांश, if there is no planet placed in the जीवन मुक्तांश, yeah, then we look at Lord of that sign. Hanji, a lord of that sign, and then we have to check where that lord is placed in the D9.
In D9 chart only we see whether the Lord is placed in the male sign or the female sign. Understood. Not in the lagna. That is No, D9. not in the lagna. लग्ना में तो हम जब उसका फॉर्म डिसाइड करेंगे कि स्टैंडिंग है सिटिंग है उसके लिए कंसिडर करेंगे. Got it. समझ गई. Yeah. That was my confusion. वो D9 में देखूं या नहीं, D9 में ही देखना है कि whether that planet is placed in the male sign or the female sign. Understood. Thank you. एक क्वेश्चन पूछना था जैन साहब जी. जैसा आपने बताया कि 7th हाउस में अगर मंगल एज अ लॉर्ड है जी और वो कैंसर साइन में है, मतलब नीच राशि हो गई. हाँ. एंड और केतु का उस पे मंगल पर मतलब 7th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो फिर मतलब ये ठीक नहीं है. नहीं, मैंने ये नहीं कहा. मैंने ये कहा कि मंगल और शनि अगर 7th हाउस में प्लेस्ड होते हैं और अपने साइन में ही होते हैं, जैसे शनि मान लीजिए 10 और 11 नंबर साइन में प्लेस्ड है 7th हाउस में, या मंगल 1 और 8 नंबर साइन में प्लेस्ड है 7th हाउस में, तो वो मैरिज के लिए ठीक नहीं होता है. अच्छा, ठीक जी. सर अगर 7th में मार्स है, 8th में सैटर्न है और 9th में राहु है, तो ये तीनों हाउसेस में एक एक मेलेफिक है, तब भी ये बुरा ही माना जाएगा. क्यों? 8th हाउस देखिए, 8th हाउस इज नाउ हैम्ड बिटवीन 2 मेलेफिक्स. ओके. 8th हाउस के इधर भी मेलेफिक है, उधर भी मेलेफिक है, तो 8th हाउस इज ए वीक हाउस इन दिस केस. इट इज एफ्लिक्टेड विद द मेलेफिक्स ओनली. और जब भी ये जो हैम्ड होते हैं बिटवीन 2 मेलेफिक, तो दोज हाउसेस बिकम वेरी वीक हाउसेस. उसको हम पाप कत्री योग बोलते हैं. और अगर दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो शुभ कत्री योग बोलते हैं. इन दैट केस द हाउस बिकम्स वेरी स्ट्रांग एक्चुअली. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. Any other question? Not necessarily connected with this only. You can ask any question. सर एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, नॉट कनेक्टेड विद टुडेज टॉपिक. सर एक बार आपको एक हॉरोस्कोप दिखाया था, तो उसमें आपने कहा था कि एक लाइफ में ट्रांजिशन फेज चल रहा है. सर वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं ऐसे जो मेजर ट्रांजिशंस लाते हैं? पर्टिकुलरली जब राहु केतु की दशा आती है, जब राहु का पीरियड चल रहा होता है, तो उसमें जब केतु का सब पीरियड आता है, ओके, तो उस पीरियड में ऐसा होता है कि यू हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. एक लाइफ के प्रति जो आपका एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है. या फिर जुपिटर के बाद शनि की दशा शुरू होती है, तो दैट मेक्स यू टू चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. तो उस टाइम भी ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है. ओके, तो सर ये चेंजेस टेम्परेरी होते हैं या परमानेंट होते हैं? नहीं, इट इज नॉट टेम्परेरी, दीज आर परमानेंट एक्चुअली. आप बहुत से लोग देखते हैं कि वो सडनली उनका इतना रवैया चेंज होता है टुवर्ड्स लाइफ कि they completely get changed actually. That is very true, sir. That is very true. Many times it happens. सर कुछ सैटर्न रिटर्न नाम की भी चीज होती है, या उससे भी इम्पैक्ट आता है लाइफ में, चेंजेस आते हैं? सैटर्न रिटर्न कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट्स में लिखा था कहीं कहीं कि 28-29th ईयर के बाद सैटर्न वापस उसी पोजीशन पे आता है जो बर्थ के टाइम पे होता है. हाँ, वो तो है ही है. देखिए सैटर्न जो है एक साइन में 2.5 साल रहता है. 2.5 साल. 2.5 years. So it naturally it cross the zodiac, it takes 30 years. So after every 30 years it comes back to the same sign. That is the Saturn return actually. Okay. तो 30 साल के बाद तो ये भी बहुत ये सिग्निफिकेंट इवेंट होता है सर लाइफ में एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? 7.5 होती है, जो हम 7.5 की बात करते हैं ना, 7.5 होती है 30 साल में एक बार. 30 साल के बाद रिटर्न होती है 7.5 का. और 7.5 का अर्थ होता है कि जो आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा है जहां भी, उससे जब 12th हाउस में सैटर्न आता है गोचर में, ट्रांजिट में जी, तब आपकी 7.5 शुरू होती है. तो 2.5 साल आपका उस हाउस में रहा, उस साइन में रहा. फिर जब नेक्स्ट साइन चेंज करेगा तो इट विल बी ओवर द मून एक्चुअली. राइट. तो 2.5 साल वहां पर हो गए. और फिर जब मून के सेकंड हाउस तक रहता है, या हम कहेंगे मून के आसपास रहता है, तो वो जो 7.5 साल का पीरियड होता है उसको हम 7.5 बोलते हैं. रिटर्न ऑफ सैटर्न जो भी आप कह रहे हैं इज रिलेटेड टू दैट एक्चुअली. और मून हमारा माइंड है,
मन का कारक है, एंड सैटर्न इज द प्लैनेट व्हिच पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर। तो नेचुरली जब शनि चंद्रमा के पास आया तो आपकी जो मेंटल टेंशन बढ़ना शुरू हो गया, एंड दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट कि जैसे ही 7.5 की शुरुआत होती है यू कम अंडर लॉट ऑफ मेंटल टेंशन। आपको पता नहीं चलता कि क्यों हुआ ये, बट इट्स बिकॉज कि चंद्रमा के पास शनि आ गया है, वो अपना काम करना शुरू कर दिया उसने जो है। और लोग डरते हैं कि 7.5 होगी तो शायद लाइफ बहुत खराब हो जाएगी, बहुत हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। 7.5 में एक चीज तो डेफिनेट है कि आपको मेंटल टेंशन बढ़ेगा, उससे कोई आपको राहत नहीं मिल सकती, दैट इज इम्पॉसिबल। बट जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, रिजल्ट्स डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड सैटर्न इन योर बर्थ चार्ट। और कभी कभी 7.5 के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी बहुत खराब भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि मून किसी का बहुत वीक प्लैनेट है, डेबिलिटेटेड है या एफिलिक्टेड है, ऑलरेडी इट्स वेरी लो लेवल ऑफ मेंटल एनर्जी, उसके ऊपर आपने प्रेशर डाल दिया तो क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। मान लीजिए मून इज वेरी फर्टाइल, मून इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, तब आपने प्रेशर डाला तो क्या होगा? और ज्यादा बेटर पॉजिटिव चीजों की तरफ चलेगा। और किस माइंड के ऊपर, आपको फर्टाइल तो माइंड है ही ऑलरेडी, और आपने और प्रेशर डाला तो यू गेट ऑल गुड थिंग्स एक्चुअली। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब शनि प्रेशर डालता है तो यू डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स आल्सो, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब जिनका मून और शनि स्ट्रांग होता है, तो दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स ड्यूरिंग 7.5। लेकिन हाँ, अगर मून और सैटर्न वीक है तो डेफिनेटली इट्स अ ट्राइंग पीरियड एक्चुअली। अंकित, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था कि आई मीन अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट शनि एंड द इम्पैक्ट ऑफ शनि ऑन अ हॉरोस्कोप। अभी किसी का हॉरोस्कोप में देखा तो यू नो इन द व्हेन यू लुक एट द शतबल, शनि इज क्वाइट स्ट्रांग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव 5.4 पूरे रूपास आ रहे हैं एज अपोज्ड टू मिनिमम ऑफ 5, एंड द रैंकिंग इज नंबर 3। और इष्ट और कष्ट फल में शनि का इष्ट फल इज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग, मच ग्रेटर देन कष्ट फल, and out of all the planets the Shani Ishtfal is the strongest. Okay, so how does one start to interpret that then? You know, अगर किसी की शनि की दशा शुरू होने वाली है तो it will give you good results. देखिए, जब शनि अच्छा प्लेस्ड होता है और जब शनि की दशा ऑपरेट होती है, बिकॉज शनि इज अ प्लैनेट व्हिच गिव्स यू स्टेटस, तो आपको बहुत अच्छा स्टेटस मिलता है उस पीरियड में जो है। बट एक चीज ध्यान रखिए कि जो हमारा सिस्टम है, जो भी नेचर है, उसमें जुपिटर के बाद शनि की दशा शुरू होती है। दैट इज विद द पर्पस कि जुपिटर की दशा में नॉर्मली लोगों को सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आता है, सब चीजें अच्छी मिलती हैं। तो आपके अंदर एक वो हो जाता है कि आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई कैपेबिलिटी। जो अहंकार है आपके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, ईगो आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है कि मैं तो पता नहीं दुनिया में कितना होशियार आदमी हूँ कि मैं अपनी कैपेबिलिटी की वजह से सब कुछ मिल रहा है मुझे। Then immediately after that Saturn dasha starts, and I have seen lot of people in very good position कि वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्या एकदम से जो है everything was normal, all environment, working environment at home was wonderful actually, और suddenly सब मेरे अगेंस्ट में हो गए। तो उसका पर्पस है, ईश्वर चाहता है कि नहीं, what you were thinking is not correct, now I will tell you the reality. Got it. तो आप अब थोड़ा सा चेंज करो अपने एटीट्यूड को। जब मैं बात कर रहा था, जब शनि की दशा होती है, शुरू होती है, तो अच्छे अच्छों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है फिर, एंड इट कम्स विद इम्पैक्ट कि हाँ, आपको पता लगेगा कि हाँ शनि की दशा शुरू हो गई। आपको पता भी नहीं है तभी भी आपको पता लग जाएगा। और इनिशियल पीरियड इसलिए बहुत खराब होता है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं उसमें। बाद में तो ठीक है, बाद में तो जैसा शनि है उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन इनिशियल पीरियड में भले ही शनि अच्छा भी हो, तभी भी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। अच्छा, समझ गए, थैंक यू। सर एक लास्ट क्वेश्चन जी। हाँ अंजलि सर, जी, जैसे आपने बताया था कि राहु की दशा में केतु की अंतर्दशा, तो वो वैसे ही ट्रांजिशंस केतु की दशा में राहु की अंतर्दशा हो उस पीरियड में भी एक्सपेक्टेड उसमें नहीं होता। देखिए, केतु इज बेसिकली a spiritual planet. Right. It has nothing to do with the material aspect of life.
ओके। जैसे राहु है, राहु ने अमृत पी लिया था, तो वन हु हैज टेस्टेड द नेक्टार, ही इज लाइक ए गॉड, he gives the result of Jupiter, Rahu, but Ketu is unconcerned with the material aspect of life. ओके। तो इसलिए केतु Okay, की दशा में नहीं होगा केतु राहु में, लेकिन राहु केतु में डेफिनेटली होगा. And always you see, whenever you have a sub period of Ketu in the main period of Rahu, it's a lot of attitudinal change towards life. Right, that is very true, sir. Very Yeah. true, sir. Thank you, sir. सर किसी की वीनस की दशा खत्म होने वाली है जी. और सूर्य की शुरू होने वाली है, लेकिन जो उसका सूर्य का ईस्ट फल है वो 10 डिग्री के आसपास है और जो कष्ट फल है वो 50 के आसपास है. तो क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी मतलब उसके स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा? हाँ, मतलब जो सूर्य की दशा जब ऑपरेट होगी तो उसमें जो कष्ट हैं वो ज्यादा होंगे ईस्ट के कंपैरिजन में. नहीं, कष्ट तो ज्यादा होंगे सर, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम मतलब उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड बोले, हेल्थ से या नहीं, देखिए हेल्थ तो आपको देखना पड़ेगा ना कि किस हाउस में है, किस साइन में है, किन प्लैनेट का एसोसिएशन है. यू जस्ट कांट से कि सन की दशा शुरू है तो हेल्थ पर इम्पैक्ट होगा. इट मे बी इम्पैक्ट ऑन एनीथिंग एल्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सन इन द हॉरोस्कोप. सन उसका 10th हाउस में है तो हाँ, तो जैसे कुछ हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस हुआ है. अच्छा, प्रोफेशनल. सर, और हम जो सैटर्न है उसकी एस्पेक्ट को कब तो मैलेफिक माने और कब बेनिफिक माने, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है. देखिए, कोई भी प्लैनेट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनी प्लैनेट कैन बी फंक्शनल मैलिफिक, एनी प्लैनेट कैन बी फंक्शनल बेनिफिक आल्सो. और उसके रूल भी हम लोगों ने बताए थे कि लग्न का लॉर्ड है पहले तो हमेशा बेनिफिक ही होता है. दूसरा ट्राइन का लॉर्ड होता है, वो भी बेनिफिक होता है प्रोवाइडेड कि उसका मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में नहीं है. तीसरा हमने कहा था कि अगर कोई प्लैनेट त्रिक हाउस का लॉर्ड होता है तो भी मैलिफिक होता है. चौथा, अगर ना तो त्रिक हाउस का लॉर्ड है ना ट्राइन हाउस का लॉर्ड है, अगर और किसी पोजीशन का लॉर्ड है एंड इफ इट इज अ फ्रेंड टू द लग्ना लॉर्ड, देन आल्सो इट बिकम्स अ बेनिफिक प्लैनेट. तो उस हिसाब से देखिए कि शनि बेनिफिक है या मैलिफिक है. तो अगर मान लीजिए शनि लग्न में किसी के बैठा हुआ है एंड यू विल फाइंड कि शनि इन द लग्ना एक लेबर क्लास में भी है और एक प्राइम मिनिस्टर के हॉरोस्कोप में भी है. इतना अंतर हो जाता है कि शनि का प्लेसमेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. शनि का प्लेसमेंट अगर खराब है तो 10th हाउस को देख रहा है तो प्रोफेशन को खराब कर दिया उसने. और अगर शनि उच्च का है या वेल प्लेस्ड है, वो भी 10th हाउस को देख रहा है, तो उसकी दृष्टि बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत अच्छा स्टेटस आपको देता है फिर. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके हॉरोस्कोप में उसकी क्या पोजीशन है. सर, एक क्वेश्चन पूछना था, आउट ऑफ द सिलेबस है. अगर हॉरोस्कोप में जैसे आत्मकारक, अमात्य कारक, भ्रातृ कारक होते हैं तो ये अलग अलग प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली होते हैं. तो इस समय जैसे अगर किसी कुंडली में आत्मकारक शनि है तो उसका क्या रोल आएगा, जैसे ये सारे जो प्लैनेट्स होते हैं इस अकॉर्डिंगली? इट मींस योर, देखिए आत्मकारक प्लैनेट को जैसे हम लग्न कहते हैं ना, लग्न का लॉर्ड, हाँ जी, उसी तरह से हमने आत्मकारक प्लैनेट को माना जेमिनी सिस्टम में. तो जो लग्न के लॉर्ड का जो इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ पर, वही आत्मकारक प्लैनेट का भी होता है एज पर द जेमिनी सिस्टम. इट मींस कि it has an influence on almost every matter in your life that plays a very predominant role in all matters. जो भी आपकी एक्टिविटीज, अगर ये दोनों एक हो तो सर? हाँ जी, अगर दोनों ही एक हो, लग्नेश भी है ये, आत्मकारक भी है ये, तो अच्छा है, तो और भी ठीक है, उसमें क्या बुराई है. तो यानी सर उतना कोई डाउट ही नहीं है फिर तो कोई. तो यानी गोल आपका उतना प्रिसाइज होगा, आप उसकी पर्सनालिटी उतनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर आत्मकारक है. नहीं, स्ट्रांग नहीं कहा मैंने कि जो प्लैनेट है उस प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक से आपकी लाइफ जो है वो इन्फ्लुएंस होगी. जैसे मान लीजिए वीनस आत्मकारक बन जाता है आपका, लेट अस से, एंड वीनस इज वेल प्लेस्ड. तो वीनस क्या है? वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर. मौज मस्ती, शौकीन होगा, मौज मस्ती होगी, हर जगह उसको सख्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिना एसी के नहीं रहेगा, बिना प्लेन के नहीं चलेगा. तो वो एक लाइफ उसकी उसी से इन्फ्लुएंस्ड है, पूरी की पूरी वीनस से. एक मान लीजिए शनि आत्मकारक बन गया
तो बेचारा दिन भर मेहनत ही करता रहेगा, एसी हो या ना हो, पंखे भी नहीं हुआ तभी भी काम करता रहेगा, वो दिन रात मेहनत में लगा रहेगा, उसे नहीं पता सुख सुविधा क्या होती है। वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, उसको बहुत डीप नॉलेज भी हो सकती है, लेकिन वीनस वाला अपना मौज मस्ती में रहेगा। तो उसकी जो पूरी जो लाइफ इन्फ्लुएंस्ड होगी वो वीनस से होगी, कि हर जगह वो उसी टाइप की चीजों को देखेगा। नौकरी में जाएगा तो ही विल बी कंसर्न ओनली विद द मनी एस्पेक्ट। तो सर एक्चुअली में ये जो आत्मकारक है, अमात्य कारक है, इन सब का रोल जो है, या मतलब इनका मतलब एक्चुअली में क्या हुआ? आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। जैसे आत्मकारक तो मैंने कहा कि लग्न की तरह होता है, हाँ जी। ऐसे ही अमात्य का मतलब होता है कि मिनिस्टर और एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द गवर्नमेंट। अगर पहले जो राजा होते थे, तो राजा जब होते थे तो उनके साथ कोई एक ना एक इम्पॉर्टेंट आदमी हुआ करता था कि जो बहुत क्लोज होता था राजा के, तो उसको हम अमात्य कहते थे। अमात्य आज के फॉर्म में कहेंगे मिनिस्टर। तो ये इसका कनेक्शन हमारा डायरेक्टली प्रोफेशन से है। जब हम अमात्य कारक की हम बात करते हैं तो योर प्रोफेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमात्य कारक। तो ऐसे ही जो बाकी कारक हैं उनका भी जो रोल है वो डिफरेंट हाउसेस के साथ में है। तो दैट वी विल डिस्कस, वी कैन डिस्कस टुमारो। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है बस जी सर, वो किस तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे हॉरोस्कोप में, अगर हमें ये देखना है कि कोई पर्सन कितना मनी माइंडेड है या कितना मनी को इम्पोर्टेंस देता है? हाँ, वही मैंने कहा कि जब हम लोगों ने कुछ राशियों की भी बात की थी, जब राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कुछ राशियां ऐसी हैं कि पीपल आर मनी, नेटिव इज मनी माइंडेड ओनली। या जैसे कुछ प्लैनेट की बात हुई, जैसे मान लीजिए कि आपकी लाइफ वीनस से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, नेचुरली आप उसी रूप में देखते हैं। शनि है तो नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा विद ऑल दोस थिंग्स। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्लैनेट एंड द नेचर ऑफ द साइन, कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं, कुछ साइन ऐसे होते हैं कि आपके अंदर जो एक मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं आप हर चीज को, कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं कि वो दूसरे एंगल से आप देखते हैं। बट सर साइन इन लग्न, लग्न वाला साइन सर। हाँ, लग्न वाला साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि आपकी जो लाइफ बेसिकली उसी से इन्फ्लुएंस्ड होती है। और कुछ उसमें हैं साइन, जैसे टॉरस हुआ या इवन आई थिंक लिब्रा साइन हुआ या स्कॉर्पियो साइन हुआ, कुछ इस टाइप के साइन हैं कि वो आपको मनी माइंडेड बनाते हैं आपको। ओके अंकल, आत्मकारक अगर कंबस्ट हो तो क्या होता है फिर? देन इट इज यूजलेस, वो तो फिर बेकार हो जाता है। बट बाकी सारे हम computations अगर करेंगे, if you're going to look at Ishtadevta and all, we will still compute from that same Atmakarak, right? Yeah. Okay. चलिए, but tomorrow I hope you are all coming because tomorrow is Dussehra, so you don't have any problem, na? No, sir. Okay, then we will have the class at 4:30. No, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay, then thank you so much. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, everyone.